सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को। बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। और है कौन क्रोध है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके। आदमी के नग में खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़े। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। हेलो साथियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। और इस फुल लेंथ टेस्ट में न सिर्फ ये टेस्ट सीरीज है, एक प्रकार का डिस्कशन भी है, जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो है उसके सॉल्यूशन के साथ में, व्याख्या के साथ में क्या करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। और परीक्षा का टाइम है, जितना भी हो सके हमें उन चीज़ों के आसपास घूमना चाहिए जहाँ जो है हमारे सिलेबस की सीमा है, वहीं के जो है हमें आसपास रहना चाहिए। चलिएगा अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। यह हमारी जो 9 नंबर की क्या है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। ठीक है, 9 नंबर की है और इसमें जो है ऑल यूनिट से दिया गया कंटेंट है, यानी कि 10 की 10 यूनिट है। जैसे एमपीपीएससी में प्रत्येक यूनिट से 10 प्रश्न उठाए जाते हैं, उसी तरीके से हमने भी जो क्या है सभी सब्जेक्टों से 10-10 प्रश्न जो है लिए हुए हैं। कुल मिलाकर 10 यूनिट से जो है 100 प्रश्न बनाने का प्रयास किया है। इनको क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, इनका सॉल्यूशन बनाते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट क्लास होगी, ध्यान पूर्वक जो है देखिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेस्ट भी जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिएगा बात करते हैं। और बहुत जल्द जो है अभी क्या करेंगे, फिर से जो है वापस आएंगे रिटर्न। और ये जो है 26 तारीख का पेपर है, अपन 25 तारीख तक जो है लगे रहेंगे। ठीक है, 25 तारीख तक लगे रहेंगे, शाम को अपन बात करेंगे 25 तारीख की रात्रि को। 26 सुबह जो है सभी लोग जाइएगा पेपर देने के लिए और अपनी जो है क्या कीजिएगा, चर्चा पर चर्चा कीजिएगा। तो इसमें जो है हमारा आज क्या होने वाला है, पहले से हम जो है शुरू कर रहे हैं। ये रहे हमारे पास में क्या रहते हैं, कुल मिलाकर के 100 प्रश्न है। और पहला प्रश्न जो है आपके सामने है। इसे पहले प्रश्न में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, चलिएगा पहला प्रश्न जो है आपके सामने है। और आप देख पा रहे हैं करंट अफेयर से संबंधित क्या है, ये प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि 23वें फीफा विश्व कप की मेजबानी में जो है, मेजबानी 2026 में किसके द्वारा की जाएगी। ठीक है, 2026 नंबर में जो है फीफा विश्व कप की, पुरुष विश्व कप की मेजबानी की जाएगी किसके द्वारा। सबसे पहली बात, अगर आपसे नहीं बनता करंट अफेयर, कोई दिक्कत ना है। अपन जो है 2 घंटे की करंट अफेयर की क्लास जो हमने क्या है करवाई हुई है। और उसमें लगभग लगभग मैंने क्या है कोशिश किया है कि जितने भी मोस्ट ऑफ टॉपिक है, कुल मिलाकर के 45 से जो 50 टॉपिक हैं, उन सभी को जो है परीक्षा के फॉर्मेट में क्या है 2 घंटे में कंप्लीट कराया हुआ है। इसमें इंटरनेशनल, नेशनल और राज्य की समसामयिक शामिल है। क्लास अपलोड कर दी गई है, आज ही मॉर्निंग में की हुई है। ठीक है, रात्रि में इसको क्या किया था, रिकॉर्ड किया था और जो है आपके सामने आ जा चुकी। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल मिल जाएगी आपको, लगभग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिएगा फीफा विश्व कप की बात करते हैं। फीफा जो क्या है, यह एक संस्था है। ठीक है, क्या है, फीफा जो है एक संस्था है। और यह संस्था यूं मान लीजिएगा, यह जो है जो फुटबॉल विश्व कप होता है, क्या होता है, फुटबॉल की जो क्या होती है विश्व कप प्रतियोगिता होती है, पूरे विश्व वर्ष का जो फुटबॉल खेल होता है, इसकी जो सबसे बड़ी संस्था है, जैसे आईसीसी क्या होती है, क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है इंटरनेशनल लेवल पर, इसी प्रकार से जो फुटबॉल की संस्था है उसे जो है क्या कहते हैं, फीफा कहते हैं। ठीक है, और ये फीफा जो है क्या करती है, ये तय करती है कि अगले साल जो कौन है, हर 4 साल में जो विश्व कप होते हैं उसकी मेजबानी करेगा। तो फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी 2026 में किसके द्वारा की जाएगी, ध्यान रखिएगा। 2026 में जो है ये 23वें नंबर का होने वाला है और ये किसके द्वारा, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मिलकर के की जाएगी। ठीक है, अभी जो आगे चल करके ये होने वाला है आपका 24वें नंबर का, यानी कि 2027 में होगा, वो जो है खासतौर से 2027 में किसके द्वारा की जाएगी, तो 2027 में जो है मोरक्को और पुर्तगाल करेंगे। ठीक है, मोरक्को मोरक्को और पुर्तगाल द्वारा क्या की जाएगी, 2027 में की जाएगी। ठीक है, मोरक्को और पुर्तगाल द्वारा 2027 में। 2028 में अगर बात करें तो ये किसके द्वारा की जाएगी, सऊदी अरब द्वारा जो है 2028 में क्या की जाएगी, सऊदी अरब द्वारा जो है की जाएगी। बात करें 2000 जो 28 के ओलंपिक होंगे, 2028 के जो ओलंपिक होंगे उनकी मेजबानी कौन करेगा, 2028 के जो ओलंपिक होने वाले हैं उनकी मेजबानी कौन करेगा, तो आप कहेंगे लॉस एंजल्स शहर जो अमेरिका का
लॉस एंजल्स है, यहाँ पर क्या होने वाले हैं 2028 के जो है ओलंपिक होने वाले हैं। चलिएगा, और जो 2026 में 2026 में जो G20 की मेजबानी करने वाला है वो भी कौन करेगा? अमेरिका ही 2026 में जो G20 की मेजबानी करने वाला है। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है, वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में। ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं? ऐसी गैसें जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का कार्य करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है। जैसे कि हम बात करें, मीथेन हो जाती है, आपके SO2 हो जाती है, आपकी जो है NO2 हो जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है इसमें ग्रीन हाउस गैस के रूप में शामिल है, क्योंकि वह भी तापमान को बढ़ाने का कार्य करती है। हालांकि कई बार कह चुके हैं ग्रीन हाउस गैस में जो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषित गैस नहीं है। कथनों पर विचार कीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7 अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का 50% से क्या करती हैं? अधिक उत्पादन करते हैं। बिल्कुल सही है भाई साहब। ये G7 देश होते हैं ना, G7 क्या है? एक संगठन है। क्या है? जो कि दुनिया के जो भी भारत के क्या हैं, बहुत ज्यादा विकसित देश हैं। क्या है? विकसित देश हैं। विकसित देश हैं। उन विकसित देशों के संगठन को क्या कहा जाता है? G7 है। ठीक है, इसमें 7 देश जो है शामिल है। जितना भी प्रदूषण उत्पन्न होता है दुनिया में, यानी कि ग्रीन हाउस गैसें जितनी उत्पन्न होती हैं उसका 50% प्रदूषण केवल यही उत्पन्न करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है इनके पास में है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही लिखी हुई है। इन सभी देशों ने 2040 तक जो है नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लिया है। मतलब इन्होंने टारगेट लिया हुआ है कि 2040 तक हम जो है नेट जीरो कार्बन क्या करेंगे? उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, तो क्या ये बात भी जो है सही लिखी हुई है कि इन्होंने जो है 2040 तक जो क्या करने के लिए ये संकल्प लिया हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो ये संकल्प लिया हुआ है 2040 तक जो है नहीं लिया हुआ है। ये संकल्प इन्होंने लिया है कि हम 2050 तक क्या करेंगे? ये बात करेंगे, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करेंगे। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो ये गलत हो जाएगी तो दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि पहला बस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है सही है। अब आपको जो है महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना है। भारत ने जो है कब तक टारगेट रखा हुआ है? भारत ने जो है नेट जीरो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का मतलब कि शून्य कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य जो है कब तक रखा हुआ है? ध्यान रखना, 2070 तक जो है भारत ने क्या है? रखा हुआ। अब आपको एनवायरनमेंट में ध्यान रखना है, ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रण करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जो है लागू किया गया था? कौन सा पर्यावरण सम्मेलन किया गया था? ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। और ये कब हुआ था? 1997 में हुआ था, जो कि जापान में जो है हुआ था। इसका टारगेट था कि तापमान को 1990 के लेवल पर जो है लेकर के आया जाएगा। ठीक है, ये डेट सीधी सीधी पूछ ली जाती है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब हुआ था, किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रण करता है। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास, एवार्ड एस्पार्क कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ध्यान से समझिएगा, एस्पार्क कार्यक्रम का जो है प्राथमिक उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। जो ये स्पार्क कार्यक्रम है, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, इसमें उत्तर बता देता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के मेधावी विज्ञान छात्रों को जो है इसरो की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से परिचित कराना और विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रुचि पैदा करना, यानी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जागरूकता करने के लिए कहां पर? पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन सा मिशन चलाया गया है? एवार्ड स्पार्क मिशन चलाया गया। बात इसरो की आई है तो आपको ध्यान होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1969 में हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे वी नारायण सिंह क्या है वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष हैं। चलिएगा, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में कहाँ 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास जो है आयोजित किया गया है? देखिए, बहुत से युद्ध अभ्यास होते हैं, उनमें से अगर बात किया जाए, जो दोस्ती नाम का त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है जो 3 के बीच में हुआ है, तो ये दोस्ती नाम का जो अभ्यास है ये हाल ही में अभी जो है मालदीव में क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। किन किन के मध्य में? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है 3 के मध्य में हुआ है। किसके? ये तीनों देश जो हैं, इन तीनों देशों के बीच में खेला गया है, मतलब 3 देश की सेनाओं ने भाग लिया है, इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास हो जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये मालदीव में जो है आयोजित किया गया है। अब देखना, भारत और जापान के साथ में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो आप क्या कहेंगे? धर्मगौरजिन। कौन सा होता है?
धर्म गॉर्जियन युद्ध अभ्यास जो है किसके संग होता है भारत का, तो आप क्या कहेंगे, जापान के साथ में। श्रीलंका के साथ में कौन सा होता है, तो भारत और श्रीलंका के साथ में जो युद्ध अभ्यास होता है उसे क्या कहते हैं, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास कहा जाता है। और है, ठीक है, बाकी तीनों के साथ में जो होता है वो किसके, कौन सा होता है, दोस्ती हुआ है। इसके अलावा जो अति महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है उसका नाम ध्यान रखना, वज्र प्रहार। क्या ध्यान रखना, वज्र प्रहार। और वज्र प्रहार किसके मध्य में होता है, इंडिया और यूएसए के मध्य में जो है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास है वो होता है। इसके अलावा मालाबार युद्ध अभ्यास भी ध्यान रखना, 4 देश इसमें जो है शामिल रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मालाबार युद्ध अभ्यास इसमें रहता है एक आपका इंडिया, एक रहता है आपका जापान, एक रहता है आपका ऑस्ट्रेलिया और एक रहता है आपका यूएसए। ठीक है, ये मालाबार युद्ध अभ्यास कितने देशों के मध्य में होता है, इन 4 देशों के मध्य में होता है। क्वाड देश इन्हें जो है कहा जाता है। चलिएगा, हाल ही में किस आईआईटी में जो है विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आईआईटी जो दिल्ली है यहाँ पर क्या किया गया है, विद्युत क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए जो है एक है विद्युत क्षेत्र की उत्कृष्टता केंद्र का जो क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी क्या होते हैं, उच्च स्तरीय वैज्ञानिक संस्थान है। चलिएगा, हाल ही में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। अब देखिएगा, संप्रभु एआई पार्क की स्थापना जो है ये तमिलनाडु में जो है क्या है, की जानी है। ठीक है, अब एआई की बात आई हुई है तो इसका पूरा नाम तो पता ही है, इसका पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब इसमें जो है आपको एक नाम ध्यान रखना है, उसका नाम है जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी को क्या कहते हैं, इन्हें जो है जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एआई का जो है इन्हें क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इन्होंने ही क्या किया था, लिस्प भाषा का जो है विकास किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है आपको दूसरा नाम ध्यान रखना है, एल एम ट्यूरिंग ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, एल एम ट्यूरिंग का नाम जो है ध्यान रखना है। ठीक है, एल एम ट्यूरिंग, इन्होंने जो है एआई का परीक्षण करने के लिए क्या किया था, एक टेस्ट विकसित किया था और उस टेस्ट को क्या कहते हैं, ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। और उसी का पुराना नाम है इमिटेशन गेम। ठीक है, क्या नाम है, उसी का नाम है इमिटेशन गेम, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है 3 लोगों की क्या होती है, जरूरत होती है। कितने लोगों की जरूरत होती है, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं जी हल्के में नहीं लगना। ठीक है, और इन एल एम ट्यूरिंग साहब को जो है क्या कहते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का, मॉडर्न कंप्यूटर का जो है जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में आप जो है बहुत सारी बातें ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, खास तौर से इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है इसका मशीन लर्निंग। बहुत सी जो है इसकी ब्रांचें होती हैं, उनमें से जो है एक ब्रांच है मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग के अंदर जो है एक स्पेसिफिक क्षेत्र होता है जिसे क्या कहते हैं, डीप लर्निंग कह देते हैं, डीप लर्निंग कह देते हैं। तो सामान्य स्तर पर जब कार्य करना हो तो मशीन लर्निंग काम करती है। जब किसी को जो है नर्वस सिस्टम लेवल पर जो है काम करना होता है, यानी कि बहुत बारीक चीजों को जो है सोचना समझना होता है एआई की मदद से, तो वो क्या हो, डीप लर्निंग के अंतर्गत हम कार्य करते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग के इसमें जो है एक और एआई की ब्रांच है जिसे हम कहते हैं एनएलपी। क्या कहते हैं, एनएलपी, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। ठीक है, तो सामान्य प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, ऐसा जो है इसका पूरा नाम, ये भी जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। चलिएगा, आगे बढ़ जाते हैं और अगला है, अब देखिएगा, प्रश्न एमपीपीएससी ऐसे भी पूछ रहा है भाषा बनाकर कि भाई इसके लाभ हानियों को लेकर के जो है प्रश्न पूछ रहा है, एआई के लाभ और हानियां क्या होंगी। तो आप अपने दिमाग से लगाइएगा भाई खुद की, अगर मशीनों में बुद्धि आ जाएगी और ऑप्शन पढ़िएगा तब बेहतर तरीके से उत्तर ध्यान रख पाएंगे। बस यूं समझ लीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कि मशीनों में जो है डाली गई क्या है, बुद्धि है। लेकिन यह जो है इसकी बुद्धि क्या है, यदि सकारात्मक सोच रही है तो अच्छा है, अगर नकारात्मक सोच रही है तो वही क्या कर सकती है, तो इसलिए दिमाग है भाई। अगर इसके कहीं से जब तक भावनाएं नहीं है तब तक तो ठीक है, क्योंकि दिमाग होना अच्छी बात है। अगर उस दिमाग के पास में भावनाएं ही नहीं होंगी तो नकारात्मक रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप हैं, आपके पास में बहुत सारा ज्ञान है, आप बम भी बना लेते हैं। ठीक है, आप जो है अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, अच्छा अच्छा जहाज बना सकते हैं। तो अगर आपके पास में इमोशन होंगी, भावनाएं होंगी, तो
आप समझ पाएंगे कि भाई हर प्राणी का जो है संसार में जीने का अधिकार है, तो उन्हें जीने दीजिए, आपको दया आएगी। लेकिन ये मशीन को दया नहीं आने वाली है। तो थोड़ा सा जो है आप सोच समझ करके उत्तर देना, पॉजिटिव रहना, नेगेटिव मत जाना, मतलब निश्चित रूप से आप उत्तर निकाल लेंगे। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अब एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है जापानी इंसेफ्लाइटिस। क्या नाम है? जापानी इंसेफ्लाइटिस। वायरस से होने वाला यह एक प्रकार का रोग होता है। भारत में जो इसके लिए टीका भी चलता है, जेई शॉर्ट में से कहा जाता है। अब इसके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और फिर क्या बताना है, इसको बताना है। यह एक विषाणु जनित रोग है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो यह जापानी इंसेफ्लाइटिस है, यह विषाणु जनित रोग है जो मुख्यतः एडीज प्रजाति के मच्छरों से होता है। ये बात सही ना है जी। क्यों? क्योंकि यह जो मुख्यतः होता है एडीज प्रजाति से नहीं होता, यह जो है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से होता है। कौन सी प्रजाति के? क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से होता है। ये मामला साफ हो जाएगा। भारत में इसका टीका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सार्वभौमिक टीकाकरण, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो 1983 में जो है, 82-83 में इसका नाम बदल दिया गया था। वैसे 1979 में भारत में शुरू हुआ था, लेकिन यह नाम जो है 1982-83 में आया हुआ था, ठीक है। एक्सटेंशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है 1979 में शुरू किया गया था, लेकिन इसका नाम ये हो गया। 85 है, 83, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत चुनिंदा क्षेत्रों में लगाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात कही जा रही है। इस टीकाकरण के जो है तहत जो है लगभग एक साल में 12 प्रकार के टीके जो है बच्चे को दिए जाते हैं। उन 12 टीकों में से एक टीका क्या है आपका? जापानी इंसेफ्लाइटिस का है। सुअर वायरस के लिए प्रवर्धक के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। यह जो जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस है, उसके लिए जो प्रवर्धक के रूप में ग्रो करने के लिए सुअर में जो है सबसे ज्यादा रहता है जापानी इंसेफ्लाइटिस। मनुष्यों को जो है टर्मिनल या डेड एंड होस्ट माना जाता है। निश्चित रूप से क्या करता है, इनके माध्यम से, मतलब ये क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह से घूमने का कार्य करता है। तो ये बात भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर पहला गलत है तो ये अपने मन से गलत हो गया, ये अपने मन से गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आपका सही जवाब क्या निकल आया? ये निकल आया। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के कौन से नंबर का जो है टाइगर रिजर्व है? ठीक है, तो विष्णु श्रीधर जो टाइगर रिजर्व, पहली बात ये समझ लीजिएगा यह किसका नाम है, तो यह जो है रातापानी टाइगर रिजर्व का जो है नाम है, ठीक है। रातापानी जो टाइगर रिजर्व है, अभी हाल ही में क्या बना हुआ है, यह 8वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व बना हुआ है, इसी का नया नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व जो है, इसका क्या है, नया नाम है। अब यह ध्यान रखिएगा, मोटे तौर पर अगर देखेंगे तो रायसेन में देखने को मिलता है, लेकिन रायसेन में बस में ना है, यह जो है सीहोर में भी इसका कुछ हिस्सा देखने को मिल जाएगा, और कुछ हिस्सा जो है आपको भोपाल में भी देखने को मिल जाएगा। ये क्या है? रातापानी जो है टाइगर रिजर्व है, और इसे जो क्या किया गया है, भारत का जो है 57वां और मध्य प्रदेश का जो है 8वां जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अभी हाल ही में जो है पचमढ़ी टाइगर रिजर्व था, सॉरी पचमढ़ी जो है अभ्यारण्य था, और इस पचमढ़ी अभ्यारण्य का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो राजा भभूत सिंह के नाम पर जो है कर दिया गया है। किसके नाम पर? राजा भभूत सिंह के नाम पर जो है कर दिया गया। इसके अलावा देखेंगे जो 9वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है मध्य प्रदेश का, वो कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का क्या है, 9वां टाइगर रिजर्व है, जो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? मध्य प्रदेश के जो है शिवपुरी में देखने को मिल जाएगा। चलिएगा, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हुए हैं? तो ध्यान से अगर देखेंगे, दिए गए ऑप्शन के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करेंगे तो संजय मूर्ति साहब कौन है? सीएजी है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के, देखिएगा थोड़ा सा मोटी बुद्धि लगाया करिए। कैसी बुद्धि? मोटी बुद्धि का। संघ सरकार जो है क्या है, जो संघ सरकार है यानी कि भारत की इंडियन गवर्नमेंट है, भारतीय संविधान के भाग 5 में दी हुई है। किस में दी हुई है? भाग 5 में। अब चाहे राष्ट्रपति की बात करें, ठीक है, चाहे न्यायपालिका की बात करें, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें, सबको सब जो है भाग 5 के अंतर्गत ही आने वाला है, ठीक है। जितना भी संघ सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला भाग 5 के अंतर्गत आएगा। तो इसी भाग 5 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 148 से लगाकर 151 तक के जो आर्टिकल हैं, उसमें किनका प्रावधान किया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान
किया गया है। जैसे कि 148 में कहा गया है कि क्या होगा, भारत का जो है एक सीएजी होगा। 149 में कहा गया है कि उसके कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है कि उसके कर्तव्य और शक्तियां जो है क्या होंगी। ठीक है। 150 में जो है उसके लेखा परीक्षकों के बारे में बताया गया है, लेखाओं के बारे में बताया गया है। और जो 151 में बताया गया है उसकी रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि मतलब रिपोर्ट जो है किसको देगा। तो जो राज्यों की रिपोर्ट है वो राज्यपाल को देता है। किसको देता है? राज्यपाल को। जो केंद्र की रिपोर्ट होती है वो किसको देता है? राष्ट्रपति को जो है देता है। और ये लेखा प्रारूप ध्यान रखना, 3 प्रकार के लेखा प्रारूप तैयार करता है, स्थानीय स्तर के भी बनाता है, राज्य के भी और भारत सरकार के भी। तो ये क्या है? आपके संजय मूर्ति साहब है। संजय मल्होत्रा जी जो हैं, ये कौन है? तो आप कहेंगे कि यह जो है आरबीआई के हेड कौन है वर्तमान में? आप कहेंगे संजय मल्होत्रा है। ये के वेणुगोपाल साहब जो है इसके पहले जो है महान्यायवादी रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये पहले जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल थे, फिर जो है सीएजी बने थे, अब जो उनके स्थान पर ये सीएजी बन चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर जो है कितनी है? तो आप क्या बताएंगे? देखिएगा, जब हम कहाँ बात करते हैं साक्षरता दर की बात करते हैं तो ध्यान रखना, भारत में साक्षरता दर कितनी है आपको पता होना चाहिए। यकीन मानिए रिवीजन हो जाएगा अच्छे से भाई, जो क्लास अगर दिमाग से देख लेंगे ठीक से। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जो है अलग अलग मायने में आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अभी देख लेंगे। और जनजातीय क्षेत्रों की जो साक्षरता दर मध्य प्रदेश की वो कितनी है? भारत में अगर देखेंगे तो 73% जो क्या है भारत में साक्षरता दर है। 69% कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में साक्षरता दर है। और एसटी की जो आपको साक्षरता दर देखने को मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी? यह जो है क्या महिला पुरुष का नाम तो ठीक है स्पेशली नहीं पूछ रहा है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो जाएगा आपका 50.55% जो है क्या हो जाएगी आपकी जो है जनजातियों की साक्षरता दर हो जाएगी। और ये जो 59.55% है ये मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर है। ठीक है, महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? इतनी है। अब भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है? तो आप कहेंगे केरल में है। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? तो आप क्या कहेंगे? बिहार में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? आप कहेंगे जबलपुर में है। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है? आप कहेंगे अलीराजपुर में है। ठीक है, और चलिएगा इतना ही रहने देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सौर जनजाति जो है मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में क्या करती है, निवास करती है? अगर देखिएगा ये मैप बना लीजिएगा और ऐसा ही जो है कोशिश कीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा, वादा है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो ऐसे नहीं दिए जाते हैं कि 2 या 2 से क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हो या उनको जो है वो है। ये देखिएगा मोटा सा जो है क्या बनाया है मैंने मध्य प्रदेश का। अगर आपसे पूछता है कि सहारिया जनजाति कहाँ रहती है, तो सहारिया जनजाति जो है यहाँ पर रहती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? सहारिया हो जाएगी। और यहाँ पर जो है आपको सौर जनजाति देखने को मिल जाती है, खासतौर से छतरपुर और पन्ना वाले इलाके में सौर जनजाति देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस वाले एरिया में जो पश्चिम वाला एरिया है यहाँ पर आपको भील और उसकी उपजातियां देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जो है आपको खंडवा खरगोन बैतूल बुरहानपुर में जो कोरकू जनजाति देखने को मिल जाती है। और गोंड जो है तो ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत दोनों में जो है आपको कौन देखने को मिल जाती है? गोंड जनजाति देखने को मिल जाती है। हालांकि लगभग पूरे मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर एक जनजाति देखने को मिल जाती है, क्या नाम भाई? हलाली जनजाति। यहाँ पर जो है आपको बालाघाट में क्या देखने को मिल जाएगी? एक हलाली जनजाति देखने को मिल जाएगी। यहीं पर जो है आपको क्या देखने को मिल जाती है? बैगा जनजाति देखने को मिल जाती है। बालाघाट, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, रीवा में जो है आपको पनिका जनजाति देखने को मिल जाएगी। और कोल जनजाति भी यहीं पर पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा क्या है जनजातियों का विभाजन है। ऑप्शन देख करके आप जो है काफी हद तक क्या कर लेंगे, अनुमान लगा लेंगे। चलिएगा, अब जो है हम सही उत्तर निकालते हैं क्या कैसे हो सकता है। सौर जनजाति पूछ रहा था कहाँ रहती है। अब देखिएगा भाई, धार में तो न रहती है। धार में तो आप जानते हैं भील का यहाँ से लगाकर यहाँ तक दबदबा जो है भील जनजाति का है, तो ये वाला तो गई हो। अब कहता है सतना रीवा। सतना रीवा ठीक है भाई, छतरपुर के लाइन में पड़ते हैं, हो सकते हैं यहाँ पर हो, लेकिन शहडोल थोड़ा सा दूर लग रहा है। चलिएगा देख लेते हैं। खंडवा में तो ना होगी, ये कोरकू का है। अब यहाँ पर देखेंगे सागर छतरपुर पन्ना, ये तीनों लाइन के पड़ते हैं। यहाँ पर छतरपुर पन्ना सागर यहाँ पर हो जाता है, तो यहाँ पर हो सकती है, तो आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शहडोल जो है बहुत दूर पड़ता है, शहडोल में ना हो।
तो ऐसे क्या करना है आपको, लॉजिक लगा करके जो उत्तर निकालना है। और बता दें परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न जो है आपका क्षारीय जनजाति को लेकर के आता है, भील जनजाति को लेकर के आता है। ये प्रश्न आता है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन में ये आएगा आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आएगा। बाकी ठीक है, ज्यादातर ऐसा पूछा गया है कि 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ जो है ऐसा प्रश्न आता है। अब ऐसा कोई दावा कर रहा है, भाई सब दावा नहीं कर रहा हूँ यार, मतलब कई बार एक्सपीरियंस है, पेपर के जो प्रीवियस ईयर है PYQ में मैंने लगाए हुए हैं। अब यूँ मान लो 2015 से लेकर 2025 तक के तो डिटेल में मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो भाई कॉन्फिडेंस तो होगा ना, ठीक है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं सिखाएंगे। क्षारीय जनजाति पूछता है। अब क्षारीय जनजाति में प्रश्न कुछ भी आ जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, ऐसा भी पूछ लेता है, ठीक है। चलिएगा, बाकी पूछने को भी पूछ सकता है, आपने डिटेल में बता दिया है। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 244 किन राज्यों से संबंधित है, ठीक है। AMTM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AMTM हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये जो है आपकी 6वीं अनुसूची में क्या की गई है, इनकी बात की गई है 5वीं अनुसूची में, ठीक है। 5वीं अनुसूची में जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, जनजातीय क्षेत्रों के जो है प्रशासन की क्या की गई है, चर्चा की गई। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन जो है कैसे किया जाए। अब बताइएगा ST आयोग जो है कहाँ पर दिया हुआ है, अनुसूचित जनजाति आयोग कहाँ पर दिया हुआ, तो आपको बताएंगे 300 अनुच्छेद 338A में जो है क्या है, अनुसूचित जनजाति आयोग दिया गया है। क्या दिया गया है, अनुसूचित जनजाति आयोग दिया गया है, ठीक है। दोनों आरक्षण ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछे पंचायत में आरक्षण कहाँ पर है, पंचायत में आरक्षण कहाँ पर है, और नगर पालिका में जो है आरक्षण कहाँ पर है। पंचायत में ध्यान रखना 243D आर्टिकल ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर ध्यान रखना 243T लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में, जनजातियों संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। तो ये वही है अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान। चलिएगा, परभा पंचायत का संबंध जो है किससे है, ठीक है। तो परभा पंचायत जो होती है, ध्यान रखना उरांव जनजाति की जो पंचायत को क्या कहा जाता है, परहा कहा जाता है। उरांव जनजाति के बारे में कुछ गिनी चुनी बातें जो है आपको ध्यान रखना, पहले यहाँ देख लीजिए। जो पनिका जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, रीवा सीधी में जो है पाई जाती है, ठीक है। और बिहार जनजाति बैगा की क्या है, एक उपजाति है, बैगा की क्या है, उपजाति है। अब कम्मार जो है ये कौरवों को क्या करती है, अपना वंशज जो है मानती है। क्या मानती है, कौरवों को जो है अपना वंशज मानती है, और युद्ध में जाना जो है अपना क्या मानती है, परम धर्म मानती है। उरांव जनजाति जो है, तो उरांव जनजाति पंचायत को परहा परहा कहा जाता है। उरांव जनजाति स्वयं को जो है कुरुख कहना जो है पसंद करती है। क्या करती है, कुरुख है, कुरुख कहना कौन सी जनजाति पसंद करती है, उरांव जनजाति। और उरांव जनजाति में ध्यान रखना इसके पंचायत का जो मुखिया होता है परहा राजा कहलाता है, और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण एक नृत्य है जिसका नाम है सरहुल नृत्य, ठीक है। सरहुल नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, उरांव जनजाति में। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो ये देखिएगा सीधा सा फैक्ट है, मध्य प्रदेश है ये जो आदिम जाति विकास संस्थान है ये आपका अप्रैल 1954 में जो है क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और कहाँ पर जो है ये स्थापित किया गया था, तो क्या बताएंगे आप, जो है छिंदवाड़ा में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। बाद में जो है वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये 1955 के आसपास क्या कर लिया गया था, 1900 ठीक है 65 में क्या किया गया था, इसे जो है भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया था। तो वर्तमान में कहाँ पर होगा, ये भोपाल में स्थित है। मूल रूप से स्थापना छिंदवाड़ा में हुई थी। निम्नलिखित को जो क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो खाहुल पाटा एक प्रकार का मृत्यु गीत है, जो कि कहाँ पर हो जाएगा, गौंड जनजाति में प्रचलित जो है मृत्यु गीत हो जाएगा। तो आपको जाना है पहले ऑप्शन का D नंबर। एक से ही उत्तर निकालेंगे तो आपका जो है उत्तर निकल सकता है, क्योंकि सभी जो है कट रहे हैं। पहले नंबर का D एक ही जगह पर है, तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर निकल आएगा B ऑप्शन। लेकिन चलिएगा और मिला लेते हैं। घोटुल जो क्या हो जाएगी, एक संस्था हो जाएगी जहां पर क्या दिया जाता है, यौन क्रियाओं की जो है शिक्षा दी जाती है। और छैराता जो है क्या हो जाएगा, बच्चों का त्योहार हो जाएगा, जिसमें ऐसी लकीर खींचते हुए चला जाते हैं, छैराता छैराता बोलते हुए चले जाते हैं। तो छैराता जो है बच्चों का त्योहार हो जाएगा। और लामुनाई, लामनाई बोलते हैं भाई, लारू नाई नहीं, लामनाई जो है बोला जाता है। ये क्या होता है, घर जमाई साहब होते हैं, ठीक है।
तो ये आपको उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा, एक विवाह होता है, ठीक है, जिसे विवाह कहते हैं लमसेना विवाह। जनजातियों में ज्यादातर प्रचलित रहता है, एक जनजाति में नहीं बहुत सी जनजातियों में है, खासतौर से गोंड में ज्यादा चलता है लमसेना विवाह। और इसी को बोल देते हैं सेवा विवाह। लमसेना विवाह को ही क्या बोलते हैं, सेवा विवाह बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। अब जो है एक ये क्या है, रसगुल्ला है। रसगुल्ला का मतलब क्या है, मतलब एक लड़का है, ठीक है, ये भाई साहब है। अब इसको क्या करवानी है, शादी करवानी है, ठीक है, इस रसगुल्ले को क्या करवानी है, शादी करवाना है। अब किससे करवाना है, कोई रसगुल्ली होगी, तो मान लीजिएगा ये जो है लड़की है, भाई साहब आंखें उसकी थोड़ा सा हो गई, चलिए कोई दिक्कत ना, समझने के लिए है, ये क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। चलिएगा, जो लड़की होगी। अब इसको क्या कराना है भाई साहब, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मेल है, ये क्या है, फीमेल है। अब अगर ये व्यक्ति चाहता है कि मेरी क्या हो, शादी हो, तो एक बात तो भाई दिमाग में तू बैठा ले, क्या बैठा ले, तुझे कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए होंगे, तभी जो है तुम्हारा घर बसने वाला, अन्यथा नहीं बसने वाला। मतलब कि दहेज प्रथा प्रचलित है, ठीक है। आप समानतः जो है अपने समाज में देखते हो कि दहेज प्रथा जो है किसमें है, मतलब लड़कों के पक्ष में है, लेकिन जनजातियों में यह दहेज प्रथा जो है लड़कियों के पक्ष में होती है। अब ये ऐसा नहीं है, वैल्यू फिक्स नहीं है, अपने अपने हिसाब से लोग जो है सेट करते हैं मामला जैसा भी हो। तो ये क्या करता है, व्यक्ति जो है यहाँ जाता है, मतलब खासतौर से हर जनजाति में अलग अलग परंपरा है, चिथौड़ा भेजा जाता है, एक चिथौड़ा होता है। अगर मैं कोरकू जनजाति की बात करूँ, चिथौड़ा को पहले भेजा जाता है। चिथौड़ा मतलब बिचवाई होता है, जिसे मध्यस्थ बोल देते हैं, जिसे अपने यहाँ पर फूफा जी काम करते हैं। तो ये कौन हो जाएंगे, चिथौड़ा जाता है, बात करता है, इसके जो लड़की के पिताजी हैं कहेंगे भाई साहब ठीक है, कोई दिक्कत ना है, हम शादी कर देंगे, लेकिन मामला ये है, ये लेकर के आओ। बेचारा जो है क्या करता है, इसके पास नहीं है क्योंकि बेरोजगार था, बेरोजगार था तो नहीं है, फिर कहता है कि बाबूजी ये तो ना है हमारे पास में। तो बाबूजी ने कहा ये ना तो कैसे होगा, लेकिन कहा चलो हम तुम्हें एक विकल्प देते हैं, ठीक है, एक विकल्प देते हैं कि ये 5 लाख रुपया को बदली में क्या करना होगा, आपको हमारी सेवा करनी होगी। सेवा का मतलब है हमारे यहाँ पर जो है आपको नौकरी करनी होगी, यानी कि जो भी हमारा काम है वो तुम्हें करवाना होगा। और इतने दिन तक नौकरी करोगे, इतने दिन तक नौकरी करोगे, जब तक कि 5 लाख रुपया का जो है काम पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक आपको क्या करनी होगी, हमारे यहाँ पर रह करके सेवा करनी होगी। और जब 5 लाख का काम जो है पूरा हो जाएगा, उस दिन आपकी क्या हो जाएगी, दोनों की शादी हो जाएगी, आप ले जाइएगा जहाँ ले जाना। ये जो पैसा ना देने के बदले में जो सेवा की जाती है उसे क्या कहते हैं, सेवा विवाह कहा जाता है, ठीक है। और जो इसी विवाह का नाम है लमसेना। और ऐसे जो जो वहाँ पर दामाद ये रहते हैं, जो मतलब लड़का वहाँ पर अगर काम करवाता है, उसे लाम नाई बोला जाता है। चलिएगा, सोहर, लावा, फरसोना, टप्पा, हिदली, ये किस जनजाति के प्रमुख जो है गीत हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है भाई साहब, ये जो है किसके प्रमुख गीत हैं, तो ठीक है, चलिएगा, ये जनजाति की जो कोल जनजाति के गीत होने वाले हैं। कोल जनजाति में ध्यान रखना, अभी यहाँ पर पढ़ा हमने, गौंड जनजाति में खाहुल पाटा गीत प्रचलित है, मृत्यु गीत है खाहुल पाटा। भील जनजाति में आप रेलो गीत जो है समझ सकते हैं, रेलो गीत भी इसमें जो है देखने को मिल जाएगा मालवा क्षेत्र में। और यहाँ पर जो है कोल जनजाति में इतने सारे गीत देखने को मिल जाते हैं। दहका नृत्य जो है कोल जनजाति में ध्यान रखना। और कोरकू जनजाति में जो है आप क्या ध्यान रखना, चटकोरा नृत्य ध्यान रखना, चटकोरा नृत्य, थापटी नृत्य, थापटी नृत्य भी ध्यान रखना। चलिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब जो है स्थापित की हुई है, ठीक है, क्या की है, पूर्ण कार्यात्मक जो है क्वांटम लैब जो है स्थापित की हुई है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, हाल ही में जो है भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के जो है महू में, मध्य प्रदेश के महू में क्या किया है, यह जो क्या किया है, कार्यात्मक क्वांटम लैब जो है स्थापित की हुई है। महू कहाँ पर पड़ता है, तो आप कहेंगे इंदौर में जो है ये पड़ता है। और महू का जो नाम 2003 में बदल दिया गया था, कब बदल दिया गया है, 2003 में। और इसका नाम जो क्या कर दिया गया है, भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर जो है 2003 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि यहीं पर 14 अप्रैल को जो क्या हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है,
यह है पहली बार होगा जब ग्लोबल साउथ का कोई राष्ट्र इस वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी कि एआई समिट के बारे में जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में अपने पर विचार कीजिएगा। और ध्यान रखना इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, भारत द्वारा की जाएगी। ये पहली बार है कोई साउथ जो है इंडिया का मतलब साउथ एशिया का देश जो क्या कर रहा है, ग्लोबल साउथ का यानी कि पूरे वैश्विक दक्षिण का कोई जो देश क्या कर रहा है, एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। फिर अगर बात की जाए एआई पिच फेस्ट पहल का उद्देश्य जो है टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के एआई स्टार्टअप्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, ये भी सही है। दस्तावेज का जो है एक हिस्सा है। शिखर सम्मेलन के लिए जारी आधिकारिक लोगों में अशोक चक्र को शामिल किया गया है जो नैतिक और जिम्मेदार का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है। सभी के सभी यहाँ पर क्या होने वाले हैं, आपके सही जवाब जो है होने वाले। अगला प्रश्न है निम्न को जो क्या कीजिएगा, सुमेलित कीजिएगा। मध्य प्रदेश की जनजातियां और उनका क्या है, सुमेलित करना है। कंघी शिल्प कहाँ जाओगे, पहले बंजारा जनजाति में जाओगे तो 1 नंबर का डी लगाइएगा। तो डी एक ही जगह पर दिया हुआ है तो ऑप्शन ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। फिर भी एक बार रीचेक करने के लिए आगे जरूर बढ़ना है। लौह शिल्प आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, अगर ये जनजाति में तो दूसरे का सी होना चाहिए, दूसरे का सी है। और पत्ता शिल्प जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगी, तो आप कहेंगे कि यह जो है मोगिया और क्या बचा होगा, बैगा। बैगा में तो ना मिलती, तो आप क्या कह देंगे, यह जो हो जाएगी आपकी मोगिया जो है हो जाएगा। और बाकी जो है घास शिल्प कहाँ हो जाएगी, हाँ घास की जो है आपने पढ़ा होगा, बैगा जनजाति के जो लोग रहते हैं गुनेरी घास की जो है क्या करते हैं, वो माला बनाने का कार्य करते हैं, माला बनाने का कार्य करते हैं। तो ये घास शिल्प किसमें हो जाएगा, बैगा जनजाति। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है तो आपका सही उत्तर निकल आएगा ऑप्शन बी जो है निकल आएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनमन योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी, तो आप कहेंगे 15 नवंबर 2023 को, 21 को नहीं, 15 नवंबर 2023 को जो है यह योजना शुरू की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो बुनियादी सेवाओं का विकास करना, क्या करना, बुनियादी सेवाओं का विकास करना। कहाँ पर, जहां पर जो है जनजाति रहती है, पीवीटीज के लिए जो है ये योजना शुरू की गई थी। तो मध्य प्रदेश की कितनी पीवीटीज हैं, आप कहेंगे 3 है। कौन कौन सी, बैगा है, और कौन सी है, भारिया है, और कौन सी है, सहारिया। 3 है। आगे बढ़ जाए क्या, अगला प्रश्न है वरकरी संप्रदाय के संस्थापक जो है किसे माना जाता है। अब देखिएगा हिस्ट्री के प्रश्न जो है, एक वरकरी संप्रदाय का संस्थापक जो किसे मानते हैं, संत तुकाराम को जो है माना जाता है। ठीक है, मराठी क्या है, ये संत है, महानतम कवि रहे हैं। ध्यान रखना छत्रपति शिवाजी के क्या थे, ये समकालीन थे। छत्रपति शिवाजी साहब के क्या थे, ये समकालीन थे। और वरकरी संप्रदाय का इन्हें क्या मानते हैं, संस्थापक मानते हैं। चलिएगा रामदास जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के क्या थे, ये जो है आध्यात्मिक गुरु थे। कौन थे, आप कहेंगे जो है आध्यात्मिक गुरु थे। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी हुई थी उसका नाम क्या था, दास बोध जो है नाम, क्या नाम था, दास बोध जो है उस पुस्तक का नाम था। चैतन्य महाप्रभु जो है कहाँ के थे, बंगाल क्षेत्र में, भक्ति आंदोलन क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं, बंगाल क्षेत्र में इन्हें जो है भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। और इन्होंने जो है कीर्तन प्रणाली का क्या किया था, आविष्कार किया था। क्या किया था, कीर्तन प्रणाली का जो है आविष्कार किया था। एक नाथ जी क्या रहे हैं, भक्तिकालीन संत रहे। आगे बढ़ जाते हैं, कौन सा युग्म जो है सुमेलित है, ठीक है सभी गलत दिए हुए, एक असुमेलित है, एक सुमेलित है। ओणम जो है क्या है, केरल का है। देखिएगा पोंगल तमिलनाडु का है, बात ठीक है भाई। लोसांग जो है ये कहाँ का है, तो लोसांग भाई अरुणाचल प्रदेश का ना है, ये लोसांग त्योहार जो क्या है सिक्किम का है। कहाँ का है, सिक्किम का है। बथु कम्मा पर्व जो है, ठीक है क्या दिए हुए हैं, पर्व दिए हुए हैं। अब ओणम जो है बथकुम्मा तेलंगाना का, भाई सही तो है लेकिन सुमेलित, अच्छा 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 सॉरी, यहाँ पर जो पूछ रहा है आपका कौन सा गलत सुमेलित है, ठीक है तो ये ओणम केरल का भी सही हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है सही निकल करके। लैंड होल्डर समिति की स्थापना जो है 1838 में किसने की थी, भाई साहब ये बात की हुई थी द्वारका नाथ टैगोर ने की हुई थी, ब्रदर ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे ये, द्वारका नाथ टैगोर जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे, ये बड़े भाई थे या छोटे भाई थे, जो भी भाई हों भाई थे। उनके द्वारा क्या की गई थी, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जमींदार, ठीक है संगठन था ये। कौन था, जमींदार संगठन था ये, जमींदार संगठन था। और यह ऐसा माना जाता है, ये बंगाल क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक संगठन माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रथम
राजनैतिक है, इसे जो है क्या मानते हैं, संगठन मानते हैं। और ये इसलिए स्थापित किया गया था कि जो जमींदार हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की मांग करने के लिए जो है ये लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदार संगठन की स्थापना की गई थी 1838 में। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी। गोपाल हरि देशमुख बहुत बड़े संत हैं, समाज सुधारक हैं, महाराष्ट्र से संबंधित थे, खासतौर से विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हुए हैं। दादा भाई नौरोजी जो है, इन्हें तो भाई बात ही अलग है इनकी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी, बस इतना ही ध्यान रख लीजिए, भारत का इन्हें क्या कहते हैं, वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। बहुत बड़ी हस्ती है दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही क्या दिया था, धन निष्कासन का जो है सिद्धांत दिया हुआ था। महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना सभा से जो है जुड़े हुए थे। प्रार्थना सभा में जब से जुड़ते हैं वास्तविक कार्य तभी शुरू होता है, तो इसलिए वास्तविक संस्थापक कह दिया जाता है। 1869 से जो है जुड़े हुए थे, हालांकि उसकी स्थापना 1867 में ही की गई थी। महादत्तन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन या सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से जाना जाता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है क्या कहते हैं? दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कब शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? ध्यान रखना 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आप क्या कहेंगे, जो प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे जी। क्या थे ये? आचार्य विनोबा भावे जो, विनोबा भावे जो है पहले सत्याग्रह थे। दूसरे जो हैं पंडित जवाहरलाल थे। और तीसरे जो सत्याग्रही थे, ध्यान रखना, ब्रह्मदत्त जो है, क्या थे? ब्रह्मदत्त तीसरे नंबर के सत्याग्रही थे। चलिएगा, स्वदेशी आंदोलन जो है कब का है? 1906 में जो है शुरू किया गया था, 5-6 में। चंपारण सत्याग्रह जो है कब का है? 1917 का है। भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? 1942 का है। आगे बढ़ जाए। हाल ही में जो है पेंगुइन दिवस जो है मनाने की क्या की गई है? चर्चा की गई है। पेंगुइन क्या होता है? एक प्रकार का ये जानवर है, और यह जो है 20 जनवरी को क्या किया जाएगा? पेंगुइन दिवस जो है क्या किया जाएगा? मनाया जाएगा। ठीक है, जनवरी में अगर बात करें कुछ खास दिवसों की, तो आप जो है इसमें, ठीक है, एक तो अपना ध्यान रखना भारत के हिसाब से 9 जनवरी का दिन ध्यान रख लेना। 9 जनवरी का दिन जो है आप क्या करेंगे? ध्यान रख लेंगे। और है 10 जनवरी का भी क्या करना, दिन जो है ध्यान रख लेना। 12 जनवरी का दिन भी क्या कर सकते हैं? ध्यान कर सकते हैं। और है अगर हम बात करें तो 15 जनवरी के दिन भी क्या कर सकते हैं? आप ध्यान रख सकते हैं। 15 जनवरी को देखेंगे तो इन्हें क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को जो है अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल। और 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाएं। विद्रोह और उनके नेताओं को जो है जोरों से सम्मिलित कीजिएगा। मालाबार विद्रोह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा क्या भाई? गलत हो जाएगा। मालाबार विद्रोह जो है अली मुसलियार ने जो है किया हुआ था। मतलब अली मुसल दरअसल ये केरल क्षेत्र में 1921 में हुआ था, मालाबार में। यहाँ पर जो है हिंदू जमींदार थे, मुस्लिम जो है क्या थे? किसान थे। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो ये बात तो गलत। सिद्धू खानू जो है ये संथाल विद्रोह से संबंधित है भाई साहब। संथाल विद्रोह से ये गलत हो जाएगा। संथाल विद्रोह ये भी गलत हो जाएगा, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर। नील विद्रोह जो है दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1859-60 में किया हुआ था, बिल्कुल सही है आपका। तो इसमें क्या है, केवल 3 जो है क्या है? सुमेलित है, ये हो जाएगा। चलिएगा, आगे हो जाते हैं। किस उपनिषद में यज्ञों को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है? वो कौन सा उपनिषद है जिसमें कहा गया है यज्ञ जो है टूटी हुई नौका के समान है? अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो जरा इतिहास से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ज्यादा चर्चा तो नहीं कर सकते, लिमिट है अपने पास में। अब देखिएगा, वैदिक काल का जो है खास तौर से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, ठीक है, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय है। ठीक है, वैदिक काल पूरा का पूरा कब से है? 1500 से लगा करके 600 तक का है। लेकिन इसका जो अंतिम चरण है, वो अंतिम चरण थोड़ा सा क्या है? अतिवादी चरण है। जहां यहाँ जो एक प्राकृतिक धर्म हुआ करता था शुरुआत में, वो धर्म अब जो है स्वार्थ में आ चुका था।
अब यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए गए थे कि तुम यज्ञ करवा लो। ठीक है, कौन सा वेद? खास तौर से यजुर्वेद है। यजुर्वेद है, ये जो पूरी तरीके से यज्ञ से संबंधित है। अब इसमें कहा कि तुम हर चीज के लिए यज्ञ कराओ। खाना नहीं पच रहा है तब भी यज्ञ करवा लो, पच जाएगा। खेती नहीं हो रही है तब भी यज्ञ करवाओ। व्यापार नहीं हो रहा तब भी यज्ञ करवाओ। दिन में कम से कम 1-2 यज्ञ जरूरी है। मतलब अतिवादी टाइप के जो है नियम बना दिए गए थे। कहीं ना कहीं एक जो है समाज का जो एक वर्ग था, वही जो है क्या था, प्रमुख हो गया था। अब ऐसी अवस्था में क्या हो गया, व्यापारी वर्ग भी परेशान हो गया। अब जो तार्किक लोग थे उन्होंने क्या है, उपनिषद में सच्चाई बयान की। सच्चाई क्या है? जैसे वर्तमान में धर्म देखो तो अभी भी क्या है, धर्म को जो है क्या है, एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे वो कोई बड़ी संस्था का क्या हो, मठाधीश हो, या फिर चाहे वो कोई पुरोहित हो, या फिर चाहे कौन हो, राजनीति हो, ये सभी क्या कर रहे हैं, धर्म को एक स्वार्थ के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि रियलिटी है धर्म की पता ही ना। तो किसी जो उपनिषद में क्या मिलता है, किस उपनिषद में कथन मिलता है कि यो, मान लीजिएगा, आप जानते हैं कर्म के अनुसार पर जो है जीवन का क्या होता है, अवतार होता है। और व्यक्ति जो है अपने कर्मों के आधार जो है पर पुनः क्या कर लेता है, अवतार लेता है। ठीक है, मृत्यु लोक है मान लीजिएगा, यहाँ पर बार बार जो है आता रहता है। किसके आधार पर? अपने कर्म के आधार पर। अगर किसी व्यक्ति को क्या मिल जाती है, मोक्ष मिल जाती है, मोक्ष मिल जाती है, तब भी क्या हो जाएगा, वो पार हो जाएगा, वो दोबारा अवतार नहीं लेना पड़ेगा उसे। तो मुंडक उपनिषद में ये बात कही गई है कि अगर आप जो ये यज्ञ करने के भरोसे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी पंडित को जो है 5,000 रुपए देने से, या किसी जो है यज्ञ का मंत्रोच्चारण करवा देने से, 5 पुरोहितों और 50 कन्याओं को खिला देने से क्या है जीवन पार हो जाएगा, ये बात है, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपने कर्म का फल का जो है क्या करना पड़ेगा, भोग करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 50 लोगों की हत्या कर दूं, 10 लोगों का बलात्कार करवा दूं, 20 लोगों का घर उजाड़ दूं, और फिर आकर के जो है 5 यज्ञ करवा दूं, यह जो है तुम्हारे संसार के कर्म रूपी भव सागर को पार नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अपने कर्म का परिणाम भोगना होगा। ये कहाँ लिखता है? मुंडकोपनिषद। ये वही उपनिषद है जहां पर हमें देखने को मिलता है सत्यमेव जयते। क्या देखने को मिलता है? सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा जो है जीत होती है। चलिएगा, मांडूक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है, ये भी ध्यान रखना। और छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे प्राचीन उपनिषद है, जिसमें देव की पुत्र कृष्ण का भी वर्णन मिलता है। आगे बढ़ाते हैं। सल्तनत कालीन कर व्यवस्था में जकात जो है क्या हुआ करता था? देखिएगा, मुसलमानों से लिया जाने वाला जो भूमि कर होता था, क्या होता था? मुसलमानों से लिया जाने वाला जो भूमि कर होता था, उसे क्या कहते थे? उस्र कहा जाता था। तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या होता था, उसे जो है उस्र कहते थे। तो ये तो ना होगा। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो भूमि कर होता था, गैर मुसलमानों से जो लिया जाने वाला भूमि कर होता था, ये भी जो क्या है, जिनका क्या होता था, खराज होता था। ये क्या होता था? खराज होता था। और मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर होता था, उसे क्या कहते थे? जकात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जकात कहा जाता था। और गैर मुसलमानों से जो धार्मिक कर्म लिया जाता था, उसे क्या कहते थे? जजिया कहते थे। 4 प्रकार के जो है मुस्लिम इतिहास में ज्यादातर टैक्स जो है देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है एक खम्स भी देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? खम्स। और तो ये क्या होता था? युद्ध से संबंधित लूट का माल होता था। क्या होता था? युद्ध में जैसे कहीं राजा क्षेत्र जीते तो वहां पर लूट होती थी, तो लूट का जो माल होता था उसे खम्स कहते थे। तो मुसलमानों से जो भूमि कर लिया जाता था, वो क्या था? उस्र था। बहुत कम मात्रा में लिया जाता था हिंदुओं की तुलना में। गैर मुसलमानों से जो भूमि कर लिया जाता था, यानी कि जो हिंदुओं से लिया जाने वाला भूमि कर होता था, उसे क्या कहते थे? खराज कहते थे। और जो मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था, क्योंकि मुसलमानों के सिद्धांत में एक मूल सिद्धांत में लिखा हुआ है, ये अपने संपत्ति का यानी कि 1/40 भाग होता था, ये 40वां हिस्सा होता था। 40वां हिस्सा जो है लिया जाता था जकात के रूप में। और जजिया जो है ये गैर धार्मिक कर होता था, यानी कि अगर मुसलमान नहीं हो आपको ये टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये सभी होते थे। क्या पूछता था? जकात क्या है? जकात क्या हो जाएगा? मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगता था उसे क्या बोल देते हैं? जकात बोल देते हैं। ठीक है, भूमि कर कौन कौन से हैं? तो
आप ध्यान रखना, उस्र और खरात जो है भूमि कर हैं, और जजिया और चकात क्या है, धार्मिक कर हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अर्थव्यवस्था में वर्णित तीर्थ कर्मांतिक, ठीक है, कर्मांतिक का संबंध जो है किससे है, तो आप क्या बताएंगे? आय का जो संग्रह करता होता था उसे क्या कहते थे? भागदूद कहा जाता था। जो संग्रह करता होता था उसे भागदूद कहते थे। राजकीय कोषाध्यक्ष जो होता था उसे क्या कहते थे? सन्निधाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सन्निधाता। उद्योगों कारखानों का अध्यक्ष जो होता था उसे कर्मांतिक कहते थे। और सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था उसे क्या बोल देते थे? ठीक है, सैनिक तो सेनापति होता था, दंडपाल जो है दुर्गों का प्रमुख होता था, अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों का प्रमुख होता था। ऐसे सेना में जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट होते थे। सम्राट अशोक ने जो है किस बौद्ध भिक्षु से जो है क्या किया था? बौद्ध धर्म की जो है भिक्षा ग्रहण की थी। तो सम्राट अशोक, ध्यान रखिएगा, इसने जो है, तो इस बात को पहले समझिएगा इसमें, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। 2 से 3 नाम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अशोक ने क्या किया? कलिंग युद्ध जीता। कौन सा युद्ध जीता? कलिंग युद्ध जीता। कब? 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध जो है जीता। इसके बाद में जो है उपगुप्त नाम के निग्रोथ, ठीक है, निग्रोथ, निग्रोथ नाम का जो है एक बौद्ध भिक्षु था। इसके ये क्या है, मतलब इसने उस स्तर के जो है प्रवचन दिए, अशोक को जो इतने प्रवचन दिए कि ये व्यक्ति क्या हो गया, बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया। लेकिन बौद्ध धर्म में जब दीक्षा ली तो उस समय जिस गुरु से दीक्षा ली थी उसका नाम था उपगुप्त, ठीक है, उपगुप्त। तो ये समझ लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? उपगुप्त सही हो जाए। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। हिमालय की निम्न चोटियों को जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्या कीजिएगा, क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व यानी कि इस प्रकार से क्या करना है आपको? व्यवस्थित करना है। जब इस प्रकार से विकसित करेंगे तो अन्नपूर्णा और ये मकालू अंचल तो सबसे क्या आ जाएगी? जैसे ऐसे क्या करेंगे, मैं अगर सही हूं तो इसी प्रकार से जो है भारत का क्या बनेगा? मानचित्र बनेगा, ठीक है। चलिएगा ऐसे बनेगा। अब ऐसे बनेगा तो यहाँ पर तो आपको क्या देखने को मिल जाएगी? यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगी? कंचनजंगा देखने को मिल जाएगी सिक्किम में। और कंचनजंगा के बाद में जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगी? माउंट एवरेस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। क्या देखने को मिल जाएगी? कंचनजंगा देखने को मिलेगी। फिर जो है आपको क्या मिल जाएगी? माउंट एवरेस्ट देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद में जो है आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी? माउंट मकालू देखने को मिल जाएगी। नेपाल में ही पड़ती है माउंट मकालू, हो जाएगी माउंट मकालू। और नंदा देवी के बगल से हो जाएगी आपकी कौन? माउंट अन्नापूर्णा, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगी इंडिया में नंदा देवी हो जाएगी। ये सिस्टम जो है तो क्या करना है, ऐसे ही आपको स्थापित करना है। सबसे पहले आ जाएगी अन्नापूर्णा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा। तो कंचनजंगा को लास्ट में भेजो, 1 नंबर लास्ट में होना चाहिए। अब 1 नंबर लास्ट में एक ही जगह पर है तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका जो उत्तर निकल आएगा। क्या निकल आएगा? बी ऑप्शन जो है निकल। चलिएगा, माउंट एवरेस्ट जो है 88-48 मीटर जो है ऊंची है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। चलिएगा, इस प्रश्न में जो है आप बहुत बनने वाले हैं क्योंकि जबरदस्त तरीके का प्रश्न है। देखेंगे जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसकी क्या दी हुई है? चोटियां दी हुई हैं। अगर मैं सही हूं तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका मध्य अंडमान, ठीक है। 4 है वही अंडमान में, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल लिटिल अंडमान, मध्य, ये लिटिल हो जाएगा, ये लिटिल हो जाएगा। फिर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान, ठीक है। फिर इसके बाद निकोबार आएगा, फिर हो जाएगा एक है आपका कार निकोबार, एक है ग्रेट निकोबार। 2 प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। तो इतने सारे द्वीप हैं। इसमें जो आपकी चोटी है, कौन सी चोटी है? यहाँ पर जो है ये है आपका उत्तरी अंडमान, ठीक है, नॉर्थ अंडमान है। और यहाँ पर जो पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है क्या? सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो आपको देखने को मिल जाती है लगभग लगभग जो है 738 मीटर जो ऊंचाई देखने को मिल जाती है।
अब देखिएगा, पहले मोटा सा दिमाग लगा करके इसी को जो है सॉल्व करते हैं। सैडल पीक से देखेंगे तो सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में हो जाएगी भाई साहब, ये यहीं पर जो है मैच कर रहा है। देखिएगा एक नंबर का ए कहाँ पर दिया हुआ, जय श्री राम। ठीक है, एक ही नंबर से जो है आपका प्रश्न क्या है सॉल्व हो जाएगा। मैं परेशान हो रहा था कहीं ऐसा ना हो भाई गलत हो जाए, तो एक ही ऑप्शन से जो है आपका प्रश्न क्या हो रहा है सॉल्व हो रहा है। ए ऑप्शन कहीं दिया ही ना है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। फिर हो जाएगा दूसरे नंबर का बी नंबर, यानी कि माउंट थुलियर चोटी जो है ये कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये ग्रेट निकोबार है, तो यहाँ पर हो जाएगी ये आपकी माउंट, क्या हो जाएगी, माउंट थुलियर हो जाएगी। माउंट थुलियर कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और ग्रेट निकोबार में ही क्या है, भारत का दक्षिणतम पॉइंट स्थित है, जिसका नाम है क्या, ये क्या कहते हैं भाई, इंदिरा पॉइंट कहते हैं ना। हाँ, इंदिरा पॉइंट, पार्सिलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, दुनिया के नाम दिए जाते हैं इसको। तो इंदिरा पॉइंट जो है इसी कहा जाता है, यहीं पर स्थित है। बाकी जो माउंट डियोबाली है, चोटी है ये माउंट डियोबाली, भाई सब कुछ ध्यान रखने की जरूरत ना है, दो याद कर लो, आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो बढ़ जाएगा। ज्यादातर पूछे जाने के चांस है आपकी सैडल पीक जो है पूछी जाती है। चलिएगा, फिर आप देखेंगे तो माउंट डियोबोली जो हो जाएगी आपकी मध्य अंडमान में हो जाएगी, और दक्षिणी अंडमान में जो हो जाएगी आपकी माउंट कोयोबो हो जाएगी। ठीक है, माउंट कोयोबो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत, भाई साहब बहुत लंबे प्रश्न हो जाएंगे। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत जो है आयुष्मान कार्ड बनाने में किस जिले का मध्य प्रदेश में जो है प्रथम स्थान रहा है। आयुष्मान कार्ड योजना जितने भी बनाई गई हैं उसमें से प्रथम स्थान जो है कहाँ पर रहा है, मध्य प्रदेश में बालाघाट का रहा है। कब की योजना है ये, 23 सितंबर जो है 2018 की योजना है। कहाँ से शुरू की गई थी, रांची झारखंड से शुरू की गई थी। 5 लाख का क्या दिया जाएगा आपको, स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ला नीना के दौरान भारत में क्या असर पड़ता है, तो ला नीना क्या है, आप कहेंगे यह जो है एक ठंडी गर्म जलधारा है, क्या है, सॉरी ठंडी जलधारा है। भारत में क्या करती है ये, मानसून को जो है, भारतीय मानसून को क्या कर देती है, मजबूत कर देती है। क्या कर देती है, मजबूत कर देती है। इससे क्या होती है, भारत में जो वर्षा होती है क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि ना होगी, जल स्तर ना घटेगा, मानसून से जो है अधिक, मानसून में अधिक वर्षा हो जाएगी। चलिएगा, ला नीना की बात हो गई। आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 की विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है, तो आप क्या कहेंगे भाई साहब, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखा होगा, क्रांति गौड़ जो है लिखा होगा, क्या लिखा होगा, क्रांति गौड़ जो है लिखा होगा। ये जो है कहाँ की है, मध्य प्रदेश के जो है छतरपुर की है। कहाँ की है, छतरपुर की है। कुल मिलाकर के उन्होंने पूरे मैच में 9 विकेट लिए हुए थे। पाकिस्तान के खिलाफ जो मैन ऑफ द मैच बनी हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें क्या किया गया है, 1 करोड़ की राशि जो है क्या की गई है, इनको जो दी गई है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। किसके खिलाफ जीता हुआ है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है ये महिलाओं ने जो क्या किया है, विश्व कप जीता हुआ है भारतीय महिलाओं ने। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु घटना दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ यह ना हो जाएगा, क्योंकि ठंडी में जो है ये मावट वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ये तो होगा ही नहीं। पश्चिमी जेट स्ट्रीम, अब देखिएगा ऐसे आती है जो जेट स्ट्रीम, ये ज्यादा सहायक ना है, क्योंकि ये भी जो है पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहीं ना कहीं ये जो ठंडियों में वर्षा होती है उसी में सहायक। पूर्वी जेट स्ट्रीम सही हो जाएगा, ये दक्षिण के मानसून को मजबूत करता है, जिससे प्रेशर जो है क्या होता है, वहां का मजबूत हो जाता है, यहाँ कमजोर हो जाता है। देश का सबसे बड़ा जो है इंडोर घुड़सवारी स्टेडियम जो है आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आप कहेंगे यह जो है हमें भोपाल में क्या मिल जाता है, देश का सबसे बड़ा ये इंडोर घुड़सवारी स्टेडियम जो है देखने को मिल जाएगा। घुड़सवारी एकेडमी कहाँ पर है, ये भी जो है भोपाल में आपको देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 5 कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है, देखिएगा अगर हम बात करेंगे नेशनल वाटर मार्ग 1, वैसे बहुत से भाई रहने दीजिए, वास्ट 5 की ही बात कर लेता हूँ। नेशनल वाटर मार्ग जो 5 का है आपका, ये कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तलचर से जो है धमरा के बीच में देखने को मिल जाएगा। कहाँ, तलचर कहाँ पड़ता है, ये आपको जो है उड़ीसा में देखने को मिल जाता है। अगली बात कर लेते हैं, देश में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब जो है प्रारंभ किया गया था, तो आप क्या कहेंगे, देश में गहन कृषि जिला कार्यक्रम ये 1960-61 में क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस कारखाने की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी, देखिएगा जो बोकारो प्लांट है ये जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी, जो कि आपकी 1964 में होगी। बाकी ये जो है सभी के सभी तीनों जो है 1956 में क्या किए गए थे, स्थापित किए गए थे 1956 में। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी, हिंदुस्तान। बाकी भिलाई इस्पात ये भी रूस के सहयोग से ही की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं, जैव संसाधन और विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है,
ये जो है जैव संसाधन और विकास संस्थान जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा मणिपुर में, देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? मणिपुर में जो है देखने को मिल जाएगा जैव संसाधन और विकास संस्थान। ठीक है, मणिपुर में जो है देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मंडला में जो है राजेश्वरी भवन का निर्माण किसने करवाया हुआ था? तो ध्यान रखना, मंडला में जो है राजेश्वरी भवन का निर्माण जो किसके द्वारा? निजाम शाह द्वारा भी करवाया गया। शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो 1857 की क्रांति के समय पर 18 सितंबर को जो है 18 सितंबर 1858 को जो है तोप से बात करके उड़ाया गया था। प्रेम शाह के समय पर जो है बुंदेलखंड के जुझार सिंह ने क्या किया था? गोंडवाना पर जो है आक्रमण किया हुआ था। हृदय शाह ने क्या किया था? एक अभिलेख का निर्माण करवाया था जिसका नाम है रामनगर अभिलेख है। और यह जो है इन्होंने राजधानी को रामनगर बनवाया हुआ था। संगीत के जो है काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक नाम के 2 ग्रंथ भी जो है इन्होंने लिखे हुए थे। बाकी गोंड वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कौन था? आप कहेंगे यादव राय। और इसकी जो शासिका थी गोंड रानी दुर्गावती, जिनके समय को क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इन्हों के समय पर जो है 1564 में क्या हुआ था? अकबर से युद्ध हुआ था। लैक्टोज किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि लैक्टोज जो है, लैक्टोज नहीं लैक्टोज किसकी जो है किस प्रकार की शर्करा का उदाहरण है? अब ध्यान से देखिएगा, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है 3 प्रकार का होता है। क्यों लिखूं भाई? यहाँ पर लिखा हुआ है कितने प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट। एक हो जाएगा आपका मोनोसैकेराइड, एक हो जाएगा आपका डाइसैकेराइड, एक हो जाएगा आपका पॉलीसैकेराइड। ट्राई भी कह देते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 भागों में क्या किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का विभाजन किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो है फास्ट ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? भाई सब जितने भी पादप होते हैं उन सभी पादपों में ज्यादातर जो है क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चाहे वो गेहूं हो, क्योंकि वो अंतिम रूप से ग्लूकोज ही बनता है, सभी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब देखना, मोनोसैकेराइड का मतलब है कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल यूनिट से बना हुआ। और सिंगल यूनिट क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? ग्लूकोज होती है। जब केवल एक ग्लूकोज से कोई इकाई बनी होती है तो उसे क्या कह देते हैं? एक इकाई से बनी होती है उसे मोनोसैकेराइड कह देते हैं। को मजा आ गया? मजा आ गया तो उदाहरण भी जो है आपको पता होना चाहिए मोनोसैकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो पहली बात ध्यान रखना, ग्लूकोज जो है क्या हो जाएगा? मोनोसैकेराइड का जो है उदाहरण देखने को मिल जाएगा। फिर अगर बात करें इसमें गैलेक्टोज भी क्या होता है? गैलेक्टोज ये भी जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लूकोज हो जाएगा, गैलेक्टोज हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रचलित उदाहरण एक और है, इसका नाम है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज भी क्या होता है? आपका मोनोसैकेराइड का वही उदाहरण है। ठीक है, को मजा आ गया? चलिएगा, तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? मोनोसैकेराइड के उदाहरण। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन भी बात की बात करें। अब है इसके बाद में डाइसैकेराइड को, डाइसैकेराइड के भी प्रभु उदाहरण बताइएगा। तो देखिएगा इसमें भी 3 उदाहरण ध्यान रखना है। एक है आपको माल्टोज, क्या ध्यान रखोगे? माल्टोज। दूसरा जो ध्यान रखोगे वो कौन सा है? सुक्रोज, सुक्रोज। और जो तीसरा ध्यान रखोगे वो क्या हो जाएगा? इसमें माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। लैक्टोज, तो ये क्या है? डाइसैकेराइड शर्करा के जो है उदाहरण है। अब पॉलीसैकेराइड के भी कुछ बता दें क्या? जी हाँ, जो आप जानते हैं, एक एक का नाम सुना होगा आपने, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। स्टार्च किसका उदाहरण है? आप कहेंगे ये भी जो पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। ग्लाइकोजन किसका उदाहरण है? आप कहेंगे ये भी जो पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। फिर आपसे पूछे काइटिन जो है किसका उदाहरण है? ये भी जो है पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। ठीक है, ये जो है आपके क्या है? इनके मैंने सभी कार्बोहाइड्रेट के क्या बताए? उदाहरण बताए। अब देखिएगा प्रश्न बहुत जबरदस्त बनते हैं भाई साहब, पढ़ लीजिएगा। ग्लूकोज को जो क्या कहते हैं? ये सबसे फास्ट जो है, इसे कोशिका का ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जो है कोशिका का ईंधन भी जो है कहा जाता है। गैलेक्टोज, ध्यान रखना 100% की बात बता रहा हूँ भाई, गलती मत कर देना। अगर आपसे पूछे दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? गैलेक्टोज। देखिए कई लोग क्या कहेंगे, मन ही मन सोचेंगे भाई साहब उल्लू बना रहा है। क्या कहेंगे? भाई साहब जो है उल्लू बना रहा है।
क्यों बना रहा हूँ जी? आप कहेंगे हमने तो लैक्टोज पढ़ा हुआ, बिल्कुल सही पढ़ा हुआ। तो फिर मामला क्या ये भी सही है? अगर आपसे पूछे मोनोसैकेराइड शर्करा कौन सी पाई जाती है तो गैलेक्टोज बताइए। अगर आपसे पूछे कौन सी डाइसैकेराइड शर्करा पाई जाती है तो लैक्टोज बताइएगा। अगर कुछ भी ना पूछे तो समानतः आपको लैक्टोज बताना, लेकिन अगर मोनो बता दे तो भूत मत बन जाना। दूध होती है मोनोसैकेराइड शर्करा, दूध में पाई जाने वाली गैलेक्टोज होती है। फ्रैक्टोज जो है, यह शर्करा जो है ज्यादातर फलों में देखने को मिल जाती है। किसमें देखने को मिल जाती है? ज्यादातर जो है फलों में जो है फ्रैक्टोज शर्करा देखने को मिल जाती है। जैसे अंगूर है, अंगूर में पाई जाती है। जैसे ग्रेप शुगर भी कह दिया जाता है। क्या कहते हैं? ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर। तो फ्रैक्टोज शर्करा को ग्रेप शर्करा भी कह देते हैं। फ्रैक्टोज शर्करा ही ह्यूमन जो सीमन होता है यानी कि वीर्य होता है उसमें भी क्या मिलती है? फ्रैक्टोज शर्करा ही देखने को मिल जाती है, ज्यादातर फलों में पाई जाती है। माल्टोज, माल्टोज के बारे में देखिएगा। अब ठीक है, चलिएगा। तो ये माल्टोज दो इकाइयों से मिलकर के बनी होगी। जैसे यह जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज की दो इकाइयों से मिलकर बनी हुई है क्या? माल्टोज। इसी प्रकार से जो सुक्रोज होती है, ठीक है, वह भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जो है मिलकर के बनी होती है कौन? ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बनी होती है? सुक्रोज जो डाइसैकेराइड शर्करा वो किससे बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी होती है। इसी प्रकार लैक्टोज भी दो इकाइयों से मिलकर के बनी होती है। अब देखिएगा, सेल्यूलोज से खूब प्रश्न पूछा जाता है। कोशिका भित्ति क्या होती है? सेल्यूलोज की होती है। स्टार्च जो है क्या है? संचित भोजन को क्या कह देते हैं? संचित भोजन को क्या कहा जाता है? स्टार्च कहा जाता है। संचित जो फूल होता है उसे क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। ग्लाइकोजन क्या होता है? जो मानव में संचित भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कह देते हैं। और जो काइटिन क्या होता है? जो कवक की कोशिका भित्ति होती है उसे क्या कहते हैं? काइटिन जो है कहा जाता है। चलिएगा, आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास में। चलिएगा, अगला प्रश्न है, मनुष्य के कपाल में जो है कितनी हड्डियां आपके पाई जाती हैं? कहाँ पर भाई साहब? मनुष्य के जो है कपाल में जो है कितनी हड्डियां देखने को मिल जाती हैं? कपाल जानते हैं, जो जो टकला होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है मुंडी का, उसको क्या बोलते हैं? कपाल बोल देते हैं। ठीक है, ये जो क्या है? ये कपाल है। तो यहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं तो ध्यान रखना, कपाल में जो है कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 हड्डियां आपको देखने को मिल जाएंगी। अब जो ये 14 हड्डियां होती हैं, ये जो फेशियल बोन होती है यानी कि जो चेहरे की हड्डियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? 14 जो हड्डियां होती हैं चेहरा में, कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां जो है यहाँ पर जो फेस बनाने का काम करती हैं, यहाँ पर पूरा ये, तो यहाँ पर कितनी होती है? 14 हड्डियां जो है होती हैं। इसके अलावा देखेंगे कि 6 हड्डियां जो है कान की होती हैं। दोनों कानों में कितनी कितनी पाई जाती हैं? 3 3 पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मेलियस, इंकस और स्टेप्स जो है ये पाई जाती है। 33 हड्डियां जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएंगी? ठीक है, 33, और जब बड्डे हो जाते हो तो 26 हो जाती हैं। ये जो कशेरुदंड की अस्थियां हैं, बच्चों में जो है 33 रहती हैं, बड़े हो जाते हैं तो उसमें क्या हो जाती हैं? इतनी हो जाती हैं। चलिएगा, और अगर बात की जाए तो चेहरे की हो जाएंगी आपकी 14, और जो कपाल की हो जाएंगी ये आपकी 8 हो जाएंगी। और कुल जो जैसे खोपड़ी की हड्डियों की बात करें, खोपड़ी की, तो वो कितनी हो जाती हैं? वो आपकी जो है 29 जो है खोपड़ी की हड्डियां हो जाती हैं। दरअसल यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जब पूरी मिला दी जाती हैं तो इन्हीं को क्या बोल देते हैं? खोपड़िया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? खपड़िया बोल देते हैं। जैसे 14, 8 ये हो गई, प्लस 6 ये हो गई 14, 14 चेहरे की हो गई, 28, एक और कहीं की होगी। ठीक है, एक और होती है, ये शायद है गर्दन की होगी। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों और वकीलों का जो है अत्यधिक प्रभुत्व था। बिल्कुल बातें जो है इसमें सही लिखी हुई हैं, व्याख्या भी जो है इसकी सही है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान सभा को क्या कहते हैं? वकीलों का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान सभा में बहुत सारे जो है विशेषज्ञ लोग विद्यमान थे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोग प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं होता है? क्या कहता है प्रश्न? प्रश्न कहता है कौन सी बीमारी जो है प्रोटोजोआ के कारण नहीं होती? तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करेंगे ना, किसकी? काली खांसी की बात करेंगे तो काली खांसी जो है ये जीवाणु के कारण होने वाली जो है, परट्यूसिस जिसे कहते हैं, उसके कारण जो है होने वाली क्या है? जो है बीमारी है। बाकी मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। अगर हम पायरिया की बात करें तो ये एंट अमीबा जिंजीबेलस से होता है। सोने की बीमारी की बात करें तो ये
आपका जो है ट्रेपेनोसोमा नाम के जीवाणु से होता है। इसके अलावा आपने पेचिस जो बीमारी सुनी होगी वह भी किससे होती है, इसी प्रोटोजोआ से होती है। चलिएगा, विश्व सिकल सेल जागरूकता जो है दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, 19 जून को जो है यह दिवस मनाया जाता है। और सिकल सेल इनीमिया को खत्म करने का टारगेट हमारा कब तक है, 2047 तक है। मालवा के पठार में जो है मुख्य रूप से गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। मालवा के पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप की विशाल चट्टानों से हुआ है, तो दोनों बातें सही हो जाएंगी। भाई विशाल चट्टानों से हुआ तभी तो मिलती है ये, दोनों बातें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। अगली बात कर लेते हैं, निश्चय पोषण योजना का उद्देश्य क्या है। निश्चय पोषण योजना है, इसका उद्देश्य है टीबी रोगियों को क्या करना, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो है हमने कौन सी योजना शुरू की हुई थी, तो आप कहेंगे निश्चय पोषण योजना जो है शुरू की गई। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की स्थापना जो है कब हुई थी, तो आईपीसीसी की स्थापना ध्यान रखना 1988 में जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में कार्य करने वाला संगठन है। 1988 में क्या हुई थी, आईपीसीसी की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को जो है 60 वर्ष से जो है बढ़ा करके क्या कर दिया गया था, आपका जो है 62 वर्ष कर दिया गया था। तो आप क्या कहेंगे कि जो भारतीय संविधान में कौन सा था, अगर देखिएगा एक एक से नहीं थोड़ा थोड़ा भी देख लें तो थोड़ा थोड़ा कम से कम पढ़ लेना चाहिए। अगर आपसे पूछे गोवा को जो है, गोवा दमन द्वीप, आप जानते हैं ना कि पहले जो है गोवा किसके अधिकार में होता था, तो आप कहेंगे कि पुर्तगालियों के अधिकार में होता था, तो उसे छीन कर जो है 12वें संविधान संशोधन 1962 के माध्यम से हमने क्या किया, इसे जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। बाद में 1987 में जो है गोवा को हमने क्या दिया, राज्य का दर्जा जो है दिया हुआ। तो 12वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, गोवा से जो है संबंधित है। अब हम देखेंगे, अगर 13वां तो ऑप्शन में ना दिया हुआ हो, ठीक है, 13वें में नागालैंड को किया गया था। 14वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शन में, तो इसमें जो है जो पुदुचेरी वाला हमारा क्षेत्र था, पुदुचेरी वाला क्षेत्र जो है कौन हड़पे हुआ था, तो आप कहेंगे फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में था। तो यह 14वें संविधान संशोधन 1962 में ही हमने क्या किया, पुदुचेरी फ्रांसीसियों से पुदुचेरी जो है हड़प लिया। हालांकि 1954 में जो है हमने क्या कर लिया था, उनको भगा दिया था यहाँ से, लेकिन एक राज्य में कब शामिल किया हमने इसे, तो आप कहेंगे कि यह जो है 1962 में शामिल किया होगा। तो चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, 15वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये 15वां संविधान संशोधन जो है कब का है, तो ध्यान रखना ये 1963 का है। और इसमें क्या किया गया, जो हाई कोर्ट से जो है क्या संभाली गई है आपकी, मतलब उम्र को जो है बढ़ा दिया गया था 60 वर्ष की बजाय, जो कितना कर दिया गया था आपका, जो है 62 वर्ष की आयु जो है कर दी गई थी। तो क्या हो जाएगा, यही वाला आपका सही हो जाएगा। वैसे भी अनुच्छेद 215 तो आप पढ़ते ही रहते हैं, 215 में जो है ये जो है अभिलेख न्यायालय आपको देखने को मिल जाता है। 18वां संविधान संशोधन की अगर बात की जाए कि 18वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत खास तौर से जो पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश सब क्या हुआ करते थे, इकट्ठा हुआ करते थे। तो ये जो है 1966 में देखेंगे, तो 1966 में इसके द्वारा क्या किया गया था, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा में जो कर दिया गया, और पंजाब जो इन दोनों का जो क्या किया गया था, हरियाणा पंजाब का विभाजन किया गया। ठीक है, इतनी बातें ध्यान। अगला बात कर लेते हैं, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने संबंधी प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ये दिए गए हैं। अगर आप भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल यहाँ पर देखेंगे, तो 263 में जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर अंतरराज्यीय परिषद देखने को मिल जाएगी। कौन सी परिषद है, अंतरराज्यीय परिषद देखने को मिल जाएगी। भाई साहब बहुत सारे राज्य हैं भारत में, आपस में लड़ गए, शायद क्या किया, यदि आपस में लड़ गए वो, तो उनका निपटारा करवाने के लिए एक संवैधानिक मंच है जिसका नाम है अंतरराज्यीय परिषद। अनुच्छेद 266 में जो है आपको क्या मिल जाएगी, भारत की जो है संचित निधि देखने को मिल जाएगी, जहां से जो है पैसा निकाला जाता है। अनुच्छेद 267 में जो है आपको क्या देखने को मिल जाएगी, आकस्मिक निधि देखने को मिल जाएगी, जहां जिसकी जिम्मेदारी क्या होती है, ये राष्ट्रपति के कंट्रोल में होती है आकस्मिक निधि।
इमरजेंसी में यहाँ से फंड निकाला जाता है। और अनुच्छेद 275 क्या हो जाएगा आपका, सहायता अनुदान से संबंधित हो जाएगा। यानी कि जितना पैसा केंद्र सरकार के पास में आता है तो केंद्र सरकार राज्यों को जो है अनुदान देती है, वो किसके माध्यम से, आर्टिकल 275 के माध्यम से। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर का प्रश्न है, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है लोहे के उपयोग से पूरी तरह परिचित थे। भाई साहब गलत हो जाएगा, वो परिचित ना थे। हड़प्पा सभ्यता से बड़ी मात्रा में जो है लोहे के औजार हथियार प्राप्त हुए हैं। भाई साहब ये कितना गलत है, पूरा का पूरा जो है गलत है। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, गलत। ए और आर जो है दोनों गलत हैं। दरअसल जो ये लोहा है ना, ये लोहा जो है 1000 ईसा पूर्व में जो है इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। कहाँ पर, एटा जिले के जो है एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम है अतरंगी खेड़ा। कौन सा खेड़ा, अतरंगी खेड़ा। यहाँ से क्या की गई थी, लोहा की खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को 1700 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है। अभी अब जैसा भी हो देखिएगा, टेक्निकल रूप से इतना ही समय माना गया है, 1750 ईसा पूर्व तक। अगली बात कर लेते हैं, भारत का मानक समय रेखा जो है 82 डिग्री पूर्वी दिशांतर है निर्धारित होती है। बिल्कुल सही बात है। यह मध्य प्रदेश की रीवा जिले से जाती है, गलत बात है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के जो है सिंगरौली जिले से जाती है। कहो समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत ना है जी। मैंने क्या किया, ये चुचरैया करके जो है ऐसे एक है, यूं मान लीजिएगा भारत का मानचित्र बनाया, ठीक है, मेरे पास ऐसा समय। अब इसमें जो है क्या किया मैंने, भारत का मानचित्र बनाया। इस प्रकार से भारत से एक रेखा गुजारी गई है, इस रेखा को क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, जो कि आपकी क्या है 82 डिग्री 5 यानी 82.5 डिग्री। कितने राज्यों से जाती है, ये जो है उत्तर प्रदेश से जो है प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में आती है, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ में जाती है, छत्तीसगढ़ के बाद में कहाँ जाएगी, आप कहेंगे उड़ीसा में जाएगी, उड़ीसा के बाद जो है आंध्र प्रदेश में जाएगी। तो भारतीय मानक समय रेखा वो रेखा है जिसके अनुसार यहाँ का समय पूरे भारत में क्या होता है, समय एक ही होता है। क्या होता है, भारत का टाइम जो है पूरे राज्य में, पूरे देश में एक ही समान बना रहे, इसलिए उसके लिए जो मानक रेखा बनाई गई है उसके क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कह देते हैं। अन्यथा सूरज जो है पहले, सबसे पहले यहाँ उग जाता है, तो यहाँ पहले 6 बज जाएगा, यहाँ बाद के 6 बज जाएगा। तो ठीक है, सूरज कहीं भी होगी, पूरे भारत में एक ही टाइमिंग होगी। वो कहाँ से बनाई गई है, इसके हिसाब से जो है बनाई गई है। ये कितने राज्यों से जाती है, 5 राज्यों से। कहता है भारतीय मानक समय का 82 डिग्री 5 है, बिल्कुल सही, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ये मध्य प्रदेश की रीवा से जाती है, गलत बात है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से जाती है। क्या हो जाएगा भाई, एक सही है, आर गलत है। एक ए सही है, आर गलत है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा, अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और समाज सेवा से क्षेत्र में जो है ख्याति प्राप्ति व्यक्तियों का मनोनयन संविधान से लिया गया। अरे भाई साहब सिंपल भाषा में समझिएगा, और वो भाषा क्या कहती है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, कौन सा पति होता है, राष्ट्रपति होता है, उसमें से आर्टिकल अनुच्छेद 80 में क्या है उल्लेख है, राज्यसभा का। किसका उल्लेख है, राज्यसभा का, राज्यसभा का उल्लेख है। और इस राज्यसभा में जो है 12 व्यक्तियों को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये प्रावधान हमने किस देश से लिया है, तो आप कहेंगे आयरलैंड से लिया हुआ है। इस बात को ध्यान रखना, आयरलैंड से ही हमने क्या लिए हुए थे, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लिए हुए थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम जो है विपक्ष के नेता जो है कौन थे, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा थी उसके विपक्ष के नेता ने बताया था कि जो हमेशा तमाशा कौन बना करके रखते हैं, विपक्ष के नेता जो होते हैं, तो यादव राव तमस्कर साहब क्या हो जाएंगे, ये जो है विपक्ष की नेता हो जाएंगे पहले। जमुना देवी क्या हो जाएंगी, विपक्ष में जो है प्रथम महिला है, ठीक है, प्रथम महिला विपक्ष की नेता अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएंगी, जमुना देवी हो जाएंगी। धीरेन्द्र कुमार सक्सेना, ठीक है, बसंत सदाशिव प्रधान। चलिएगा, वर्तमान में जो है ये कौन है, इस पद पर जो है विपक्ष के पद पर वर्तमान में कौन है, तो आप क्या कहेंगे, उमंग सिंगार साहब हैं। कौन से सिंगार हैं, उमंग है, उमंग सिंगार साहब जो है वर्तमान में इस पद पर हैं। अगली बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को विधान गौरव के नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्रश्न कह रहा है किसको जो है विधान गौरव के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, दिए गए ऑप्शन में बात करें तो हम सुंदरलाल पटवा जी को क्या कहते हैं, विधान गौरव के नाम से जाना जाता है। अब देखना इनके बारे में कुछ बातें जो है हम कर लेते हैं, सुंदरलाल पटवा जी के बारे में।
देखिएगा, ये जो है पटवा जी थे, ये कहाँ के हैं? नीमच के हैं। ठीक है, मूल रूप से कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के जो है नीमच के हैं। कौन? सुंदरलाल पटवा। अब यह जो है कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनके समय पर जो है 2 बार क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। उस समय पर कांग्रेस का जो है दबदबा हुआ करता था। और यह ध्यान रखिएगा, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री माने जाते हैं मध्य प्रदेश में। बीजेपी के पहले जो है मुख्यमंत्री माने जाते हैं। एक समय था जब बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में टिक नहीं पा रही थी। क्या नहीं हो पा रही थी? टिक नहीं पा रही थी। किसी न किसी कारण से इसे गिरा दिया जाता था। इसी में जो है 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो अब देखो तो बीजेपी को कोई हटा नहीं पा रहा है। तो समय समय की बात है, समय होए बलवान। ठीक है, पुरुष बलि नहीं होते है, समय हो बलवान। तो ये ध्यान रखिएगा। अगली बात कर लेते हैं। तो इनका इस समय पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। और इन्हें जो है राजनीति के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? विधान गौरव के नाम से जाना जाता है। विधान गौरव के नाम से जाना जाता है सुंदरलाल पटवा को। और ये सुंदरलाल पटवा, अगर मैं ठीक हूँ तो पंजाब के राज्यपाल ये नहीं रहे, अर्जुन सिंह जो है पंजाब के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा कौन से व्यक्ति हैं? सुंदरलाल पटवा जी हैं। कैलाश चंद्र जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा और शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा समय तक अगर मुख्यमंत्री के रूप में पूछा जाए वर्तमान में, तो कौन हो जाएंगे? मामा जी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश, कल का वीडियो में भाई एक मामा जी का आलू खोद रहे थे, कह रहे ऐसे टमाटर लगाया करो किसान भाई। मध्य प्रदेश में खंडवा शायद घूम रहे हैं, शायद कृषि और कल्याण मंत्री हैं। मध्य प्रदेश का राज्य महिला आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? तो देखिएगा, मध्य प्रदेश, जब हम राज्य महिला आयोग की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के तहत जो है 1998 में स्थापना होती है। 23 मार्च 1998 को क्या हुई थी? इसकी जो है स्थापना हुई थी। लेकिन एक्ट कब का है? ध्यान रखना, एक्ट जो है 1995 का है। इस अधिनियम के तहत में 23 मार्च 1998 में क्या होती है? मध्य प्रदेश महिला आयोग की स्थापना होती है। ये महिला आयोग जो है कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में? तो आप कहेंगे भोपाल में स्थित है। इसमें जो है एक अध्यक्ष होता है, प्लस जो है 5 क्या होते हैं इसमें? सदस्य होते हैं। प्लस इसमें एक क्या होता है? एक सचिव भी जो है होता है। बाकी जो बात करें कार्यकाल इनका क्या होता है? 3 वर्ष तक होता है। सब हटाने की जिम्मेदारी, वो करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। ध्यान रखना, इसमें राष्ट्रपति का कोई योगदान नहीं होगा। सरकार की जो इसमें क्या होती है? भूमिका होती है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। संविधान, ना राष्ट्रपति का कोई योगदान होगा ना राज्य का योगदान होगा, राज्यपाल का, सॉरी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों में जो है सर्वोच्च न्यायालय को जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है? अब देखिएगा, अगर हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता की बात करेंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जो है अधिकारिता कौन सी है, मतलब क्या क्या अधिकार है उसके पास में कार्य क्षेत्र के बारे में, तो आप देखेंगे अनुच्छेद 130 में जो है क्या बात की गई है? ठीक है, अनुच्छेद 130 में तो स्थिति है, तो अनुच्छेद 31 में जो है, ठीक है, देखिएगा, उसके पास में पहला अधिकार है मूल अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट का जो है मूल अधिकारी है, मतलब मूल रूप से अधिकार है। दूसरा है, एक है अपीलीय अधिकारिता। ठीक है, क्या है? अपीलीय, अपीलीय अधिकारिता है। और एक है जो है अभिलेख न्यायालय की अधिकारिता है। ठीक है, अभिलेख है न्यायालय की अधिकारिता है। और एक जो है सलाहकार की जो है अधिकारिता है, सलाहकारिता की। तो ये जो है कुछ मोटे मोटे आर्टिकल है, इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, इसको दिमाग में बैठाएंगे तो मूल अधिकारिता आपको सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 131 में मिल जाएगी। अपीलीय अधिकारिता जो है 132 से लगा करके 34 तक में आपको देखने को मिल जाएगी। और अभिलेख के मामले में अनुच्छेद 129 देखने को मिल जाएगा, अभिलेखीय न्यायालय। और अनुच्छेद 143 में जो है आपको मिल जाएगी सलाहकारिता, मिल जाएगी। अब ठीक है, गौर से देखेंगे तो 132 दरअसल क्या है, जैसे दीवानी मामलों में क्या होता है? अपील होता है। फिर आपराधिक मामलों में क्या होता है? अपीलीय होता है। आपराधिक मामलों में खासतौर से अगर बात करें तो 132 में क्या हो जाएगा? दीवानी मामलों में हो जाएगा, और 133 में जो है अपीलीय। ठीक है, मतलब कि आपराधिक मामलों में जो है अपील हो जाएगी। भाई हाई कोर्ट में आप जाओगे, अब हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी आपको, तो किस आर्टिकल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे? आर्टिकल 133 के तहत। अगर हाई कोर्ट में आपके दादाजी की जमीन है और वो दूसरे चाचा जी जो है लिए हुए हैं, तो हाई कोर्ट ने जमीन जो है क्या दे दी? चाचा जी को फैसला कर दिया। किसके तहत अपील करोगे? आर्टिकल 132 के तहत जो है अपील करोगे। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में।
अगेंस्ट ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के विरोध में जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे। तो ये जो है आर्टिकल है, क्या पूछ रहा है, अपीलीय क्षेत्राधिकार पूछ रहा है। तो इसमें जो है अब देखिएगा 134 तक है, लेकिन कुछ नहीं किया हुआ है, शुरुआत जो है 132 से हो जाता है, तो आपका जो बी ऑप्शन यहाँ सही है, क्योंकि ये 131 तो होना का नहीं। 133 में जो है दीवानी, नो सॉरी, क्या हो जाएगा, आपराधिक मामलों में जो है यहाँ 133 में है। अगली बात कर लेते हैं, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि उसने बहुत से ऐसे कार्य किए थे। ठीक है, उसे जो है 1229 में क्या दी गई थी, खलीफा द्वारा जो है, खलीफा द्वारा सनद प्रदान की गई थी। खलीफा द्वारा सनद, सनद का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का वो सर्टिफिकेट जो किसी राजा को जो है संवैधानिक तौर पर नियुक्त करता है। उसने जो है चहलगानी का गठन किया और राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में राजधानी बनाई हुई थी, दिल्ली से कौन लाया था, इल्तुतमिश। दोनों बातें सही हो जाएंगी, व्याख्या भी सही हो जाएगी, ये ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अभिलेख दिए हुए हैं ताम्रपाषाण कालीन मध्य प्रदेश के स्थल को मिलाना है। एरण की अगर बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, आपका सागर में हो जाएगा। एक नंबर का डी सी ही क्या हो गया, आपका सही जवाब हो गया। खेड़ी नामा जो है नर्मदापुरम में हो जाएगा, नागदा उज्जैन में हो जाएगा, बिदिशा में क्या हो जाएगा, बेसनगर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मौर्यकालीन अभिलेख जो है कारी तलाई अभिलेख कहाँ पर देखने को मिलता है, ये जो है आपको कारी तलाई अभिलेख जो है कटनी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना भी यूनेस्को में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, तो कारी तलाई कहाँ हो जाएगा, कटनी में। कटनी में जो है एक अभिलेख और देखने को मिलता था जिसका नाम है रूपनाथ अभिलेख। कौन सा अभिलेख, रूपनाथ अभिलेख। दतिया जो अभिलेख है यहाँ पर कौन सा अभिलेख देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जो है आपको गुर्जरा अभिलेख देखने को मिल जाएगा। रायसेन में जो है कौन सा अभिलेख देखने को मिल जाएगा, कोई मिलेगा क्या, ठीक है। सांची अभिलेख जो है कहाँ मिल जाएगा, अशोक का जो है सांची अभिलेख कहाँ पर हो जाएगा, ये जो रायसेन में हो जाएगा। और बात करेंगे तो आपको जो है सीहोर में मिल जाएगा, एक है सीहोर में जो है पानगुड़िया अभिलेख मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ठीक है। पानगुड़िया अभिलेख कहाँ पर मिल जाएगा, पानगुड़िया अभिलेख जो है ये सीहोर मिल जाएगा। तो ये चार अभिलेख जो क्या किए गए हैं अशोक के जो है वहां पर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए। मालवा के मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था, तो ये भट्टारक साहब जो है मालवा के मैत्रक वंश के संस्थापक थे। श्रीवर्धन जो है शैल वंश के संस्थापक है। फिर राजा भोज जो है परमार वंश के शासक थे, और हरिवर्मा, चलिएगा। मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया होगा, तो ध्यान रखिएगा राजा देवपाल द्वारा क्या करवाया गया था, मुरैना के जो है 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया गया। मुरैना की जो शाखा थी उसके संस्थापक कौन थे, तो आप ध्यान रखिएगा वज्रदामन साहब जो है। युवराज देव प्रथम जो है ये कहाँ के हैं, कलचुरी वंश के शासक हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, उज्जैनी भुजंग के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो क्या किया था, 64 योगिनी मंदिर भेड़ा घाट में बनवाया हुआ था। क्या बनवाया हुआ था, भेड़ा घाट में जो है 64 योगिनी मंदिर बनवाया था। अब देखना थोड़ा सा दिमाग लगाना, एक 64 योगिनी मंदिर आपको जो है कहाँ देखने को मिल जाएगा, शहडोल में। एक देखने को मिल जाएगा आपको जो है नीमच मंदसौर में, नीमच में। एक देखने को मिल जाएगा आपको छतरपुर में, ठीक है, छतरपुर में देखें। एक जो है आपको देखने को मिल जाएगा मुरैना में, और एक देखने को मिल जाएगा आपको जब्बलपुर में। तो 5 जगह पर मध्य प्रदेश में क्या है, 64 योगिनी मंदिर है, ठीक है। गलत मत कर देना। अभी जो इन 64 योगिनी मंदिरों को क्या किया गया है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अस्थायी तौर पर जो है सम्मिलित किया गया देख के लिए। आधार सिंह कायस्थ किसके सेनापति थे, योग्य सेनापति था, जो कि रानी दुर्गावती के जो है सेनापति थे। और रानी दुर्गावती जो है 1548 से लेकर के 1500 जो है 64 तक क्या करती है, इनका शासनकाल रहता है। वीर नारायण, वीर नारायण की जो है संरक्षिका के रूप में क्या करती हैं, शासन करती हैं। संग्राम सहाय की बात करें तो ये जो है प्रथम प्रतापी शासक माने जाते हैं, किसके, मतलब गौंड वंश के। और इन्होंने जो है, इनका वास्तविक नाम क्या था, आमरदास जो है इनका क्या था, वास्तविक नाम था। चलिएगा, रानी अवंतीबाई लोधी जो है ये रामगढ़ की जो है महारानी थी, रामगढ़ की जो है क्या थी, महारानी थी। दौलत राव सिंधिया जो है ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1810 में क्या किया था, गोरखी पैलेस का निर्माण करवाया हुआ था। कौन सी पैलेस का, गोरखी पैलेस का निर्माण करवाया था। और इसी को जो है ग्वालियर में क्या किया गया, आगे चल करके राजधानी बनाया गया था। चलिएगा, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वनों में सागौन के वृक्षों की प्रधानता, भाई बिल्कुल सही बात है, लगभग 19.36% क्षेत्रफल पर मिलते हैं सागौन के वन।
मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो ये सब ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब इनमें उज्जैन को क्या कहा हुआ है? अर्दीन कहा गया है। त्योरी जो है ये त्रिपुरी के लिए शब्द जो है प्रयोग में लिया गया है। उमटी शब्द जो है ये भिंड के लिए क्या किया गया है? प्रयोग में लिया गया है। 1601 में जो है असीरगढ़ किले पर जो है अकबर के अधिकार के समय बुरहानपुर का शासक कौन था? तो अकबर की विजय जो है असीरगढ़ की विजय क्या मानी जाती है? ये जो है अंतिम विजय मानी जाती है, ठीक है, अंतिम विजय मानी जाती है। और सोने की कुंजियों से क्या किए गए थे? इसके दरवाजे खोले गए थे, यानी कि घूस दे करके। और यहाँ का शासक जो था कौन था? मीरन बहादुर जो है यहाँ का शासक था। कौन था? मीरन बहादुर। चलिएगा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में जो है बौद्ध उपासक संसिद्धि की पत्नी हर्षस्वामिनी द्वारा काकड़ाम, काकड़ाम किसके लिए? सांची के लिए शब्द प्रयोग में लिया गया है, में स्थित आर्य संघ को दान दिए जाने की बात की गई। ये क्या हो जाएगा? सांची अभिलेख में बात हो जाएगी। मंदसौर अभिलेख में ध्यान रखिएगा, सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी ध्यान रखना और रेशम बुनकरों की जानकारी ध्यान रखना। सांची अभिलेख, एरण अभिलेख ध्यान रखना, सती प्रथा का अभिलेख है, सागर में स्थित है। 510 ईस्वी का क्या है? ये अभिलेख है, 510 ईस्वी का अभिलेख है। तोमैन अभिलेख जो है गुना में स्थित है। इसमें राजा को जो है कैसा बताया गया है? शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, ठीक है। चलिएगा भाई, 100 प्रश्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न हो जाते हैं, मतलब हर प्रश्न की व्याख्या देना अपने आप में थोड़ा सा जो क्या रहता है, थक जाते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कितने नंबर का? 70 नंबर का प्रश्न जो, एक मिनट को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा मामला, कहीं सच में कुछ गड़बड़ा गया हो और अपन क्या है क्लास चले जा रहे हैं लिए हुए। 1 घंटा 31 मिनट हो चुकी है। हेलो, बिल्कुल ठीक है भाई, आवाज़ वगैरह। चलिएगा, मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? वर्ष 1939 में क्या हुआ था? चावल आंदोलन हुआ था, ठीक है, फरवरी 1947 में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1947 में हुआ था। और इसमें जो व्यक्ति शामिल थे उनका नाम था भैरव प्रसाद। क्या नाम था? भैरव प्रसाद। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था त्रिभुवन तिवारी। क्या नाम था? त्रिभुवन तिवारी। इन दो लोगों ने क्या किया? जनता को जो है लीड किया और अंग्रेजों के खिलाफ जो है टैक्स देने से जबरदस्ती यहाँ पर जो टैक्स लिया जाता था उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। इन दोनों को क्या है? गोली मार दी गई, शहीद हो जाते। अगली बात कर लेते हैं, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के मध्य भाग को जो है किस नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के 3 हिस्से हैं, एक है आपका पश्चिमी हिस्सा, एक है आपका मध्य हिस्सा, एक क्या है आपका पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। जो पश्चिमी हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? राजपीपला श्रेणी के नाम से जानते हैं। और जो मध्य हिस्सा है उसे महाद्वीप श्रेणी के नाम से जानते हैं। और जो मैकाल श्रेणी है उसे पूर्वी हिस्सा के रूप में जानते हैं। तो क्या है आपका पूछ रहा है किस नाम से जाना जाता है? तो राजपीपला के नाम से जाना जाता है पश्चिमी भाग, मध्य भाग को, ठीक है। तो मध्य भाग क्या हो जाएगा? महादेव जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पर जो है क्या स्थित है? सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ स्थित है। और यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? चूलागिरी जो है सबसे ऊंची चोटी किसकी है? आप क्या कहेंगे? राजपीपला श्रेणी की है। और मैकल श्रेणी कौन सी है? तो अमरकंटक जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मैकल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। चलिएगा, कुछ यहाँ पर दर्रा दिए हुए हैं, उनको क्या करना है? भूगोल का क्वेश्चन है, उनको जो है मिलाने का क्या करना है? आपको कार्य करना है। जोजिला दर्रा लद्दाख में हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सिपकीरा दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में हो जाएगा। बोवेडला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ये भी सही है। अब देखिएगा, एक का जो है दूसरा लगाइएगा, एक का दूसरा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो ये गए, ये गया, ये गया, ठीक है। अब देखिएगा दूसरे का जो पहला हो जाएगा, दूसरे का पहला यहाँ ना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी ना दिया हुआ, तो ये भी गलत हो गया। आपका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब देखिएगा, दर्रों की बात करें तो खासतौर से सिपकीला दर्रा और ये नाथुला दर्रा को लेकर के प्रश्न पूछ लेता है। सिपकीला दर्रा में एक प्रश्न ये आता है कि भारत में जो सतलज नदी है वो किस दर्रे से होकर के जो है प्रवेश करती है? कौन सी नदी? सतलज नदी। ध्यान रखना, सतलज नदी जो है सिपकीला दर्रा से होकर के जो है प्रवेश करती है। आगे बढ़ जाते हैं, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को सैन्य और नागरिक प्रशासन का आधार बनाया था, बिल्कुल सही बात है। 1575 में जो है अकबर ने क्या किया था? मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी सैनिक में और नागरिक प्रशासन का आधार बनाया था। मनसबदारी व्यवस्था जो वंशानुगत थी, गलत बात है, वंशानुगत न थी जी, वो उसमें जो है
योग्यता प्रधारित है। तो क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, लम्हेटा हिल्स मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्या बताएंगे, ये जबलपुर में स्थित है लम्हेटा हिल्स जो है। और बालाघाट में क्या मिल जाएंगी आपको, बता सकते हैं क्या, कोई पहाड़ियाँ बालाघाट की कोई पहाड़ियाँ हैं? चलिएगा, बालाघाट में जो है यहाँ पर आपको कौन सी श्रेणी देखने को मिल जाएगी, चिल्पी श्रेणी जो है देखने को मिल जाएगी। कौन सी श्रेणी, चिल्पी श्रेणी कहाँ मिलती है आपको, बालाघाट में खनिज के लिए जानी जाती है। ग्वालियर में जो है आपको क्या मिल जाएगा, आप कहें गोपाचल पर्वत जो है हमें ग्वालियर में देखने को मिल जाता है। और सतना में जो है आपको कौन सा पर्वत देखने को मिल जाएगा, दिमाग लगाइए दिमाग लगाइए दिमाग लगाइए, ठीक है। तो गिद्धा पर्वत जो है, गिद्धराज पर्वत देखने को मिल जाएगा चित्रकूट में, गिद्धराज पर्वत जो है, गिद्धराज पर्वत मिल जाएगा देखने को। और यहीं से जो है त्रिकुटा पर्वत जो है देखने को मिल जाएगा। हालांकि त्रिकुटा पर्वत जो है मध्य पर वर्तमान में मैहर में हो जाएगा, ये मैहर माता मंदिर त्रिकुटा पर्वत पर ही है। जबलपुर में आप बता सकते हैं लम्हेटा जो है हिल्स यहीं पर देखने को मिल जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, पूर्णा और गिरना नदी जो है किसकी सहायक नदियां हैं, ताप्ती की जो है सहायक नदियां। और ताप्ती का पुराना नाम क्या है, आप क्या कहेंगे, सूर्यपुत्री जो है इसका पुराना नाम है। कितनी लंबी है, 724 किलोमीटर जो है लंबी है। कहाँ से निकलती है, बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। सूरत शहर किसके किनारे है, इसी के किनारे है। और क्या बताऊं भाई, ताप्ती में जो है, ताप्ती में जो है, और क्या बता सकते हैं, उकाई परियोजना जो है किस पर बनी हुई है, इसी पर बनी हुई है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित है? बीहड़ मतलब कि क्या होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाना। दिए गए ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो मुरैना क्या हो जाएगा, सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित हो जाएगा। कौन सी नदी के किनारे कारण, तो आप कहेंगे चंबल। और क्या करती है ये, अवनलिका प्रकार का जो है अपर्दन करने का कार्य करती है। किस प्रकार का, अवनलिका प्रकार का जो है अपर्दन करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी मृदा जो है ज्वार मक्का एवं बाजरा जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? भाई ये पूरी की पूरी इतनी फसलें लिखी हुई हैं, ये क्या है, कम उपजाऊ मृदा में जो है हो जाती है। कैसी हो जाती हैं, कम उपजाऊ मृदा में। सबसे कम उपजाऊ मृदा जो मानी जाती है आपकी, लेटराइट मृदा मानी जाती है। लाल पीली मिट्टी जो है मुख्य रूप से चावल के लिए विख्यात होती है। काली मृदा जो है कपास के लिए और गेहूं के लिए जानी जाती है। मिश्रित मृदा जो है गेहूं ज्वार के लिए जो है जानी जाती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1972 में, 82 में हुई थी। और कहाँ पर है, ये जो है भोपाल में स्थित है। 1975 में जो है क्या हुआ था, वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी मध्य प्रदेश में, वन विकास निगम की स्थापना तो 1973 में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर का दर्जा दिया गया था, तो 1981 में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। 1999 में जिसे क्या बनाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में जो है शामिल किया गया था। 1981 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई। 2008 में जो है संजय गांधी, जो ये था संजय गांधी, उसको क्या किया गया था, दर्जा दिया गया था। चलिएगा, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मावठ का जो समय क्या है, तो दिए गए ऑप्शन में नवंबर दिसंबर क्या हो जाएगा। मावठ जो है क्या होती है, ठंडियों में होने वाली वर्षा है। कारण क्या होता है, तो ध्यान रखना, पश्चिमी विक्षोभ जो है इसका कारण होता है। क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ जो है कारण होता है। सतत विकास लक्ष्य जो है 10 जो है क्या है, असमानता में कमी, बिल्कुल सही बात है। 10 में क्या है, असमानता में कमी हो जाएगी। टिकाऊ सामुदायिक विकास जो है 11 में हो जाएगा। जिम्मेदारी के साथ उपभोग 12 में हो जाएगा। शांति और न्याय जो है 16 में हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है, इसमें जो है मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, 92 अंकों का स्कोर किया हुआ है। ठीक है, 92 अंकों का। अगली बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम जो है अनुसूचित जाति यानी कि एससी पूछ रहा है। न्यूनतम एससी कहाँ पर मिल जाएगी आपको, झाबुआ मिल जाएगी। ठीक है, उज्जैन में जो है सर्वाधिक एससी परसेंटेज जो है देखने को मिल जाएगा। सर्वाधिक एससी जो है संख्या कहाँ पर मिल जाएगी, ध्यान रखना, इंदौर में जो सर्वाधिक एससी जनसंख्या देखने को मिल जाएगी। चलिएगा आगे, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत, सबसे ज्यादा एसटी प्रतिशत कहाँ मिलेगा, अलीराजपुर में मिल जाएगा। पसमाना दादर अनूपपुर किस खनिज के लिए जाना जाता है, ये बॉक्साइट के लिए जो है जाना जाता है। सोना के लिए ध्यान रखिएगा, चकरिया की खान जो है बहुत फेमस है। कहाँ पर है ये, सिंगरौली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सिंगरौली में जो चकरिया की खान में स्थित है। तांबा के लिए देखिएगा बहुत सी हैं, लेकिन मलाज खंड जो है वो अपने आप में क्या है, एक फेमस खदान है। मलाज खंड का नाम ध्यान रखिएगा। हीरा के लिए मझगमा खान है, अंगोरा की खान है, अंगोरा की खान है, रामखेरिया की खान है। और बॉक्साइट जो है अमरकंटक खासतौर से इसके लिए क्या है, फेमस है। इसे क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक केंद्र मक्सी कहाँ पर है, तो मक्सी जो है आपको शाजापुर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो छतरपुर में मिल जाएगा चंद्रपुरा औद्योगिक केंद्र। ठीक है, चंद्रपुरा औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है, तो ये छतरपुर में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा नीति कब की है भाई साहब, 2022 की है। मध्य प्रदेश का जीआई टैग बारसिवनी साड़ी कहाँ पर दिया गया है, बालाघाट से दिया गया है। ठीक है,
उज्जैन से किसको दिया गया है जीआई टैग? तो बटिक प्रिंट, ठीक है। बटिक प्रिंट को कहाँ से मिला हुआ? उज्जैन से। और रीवा से क्या मिल चुका है भाई साहब? रीवा से देखिएगा सुंदरजा आम को जो है जीआई टैग दिया जा चुका है, सुंदरजा आम को जीआई टैग मिल चुका है। प्रवासी मजदूर एवं पथ विक्रेताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना है? ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना है, ठीक है। टांटा मामा अर्था कल्याण योजना जो है ये 6 सितंबर 2022 की योजना है। 2022 की योजना है, 1 से 50 लाख तक की बात करते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टांटा मामा आर्थिक कल्याण योजना, चलिएगा। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जाएगा? उज्जैन में जो देश का पहला यूनिटी मॉल बनेगा। मिशन नवोदय का संबंध किससे है भाई साहब? शहरी सेवाओं में जो है विकास से है। ये जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मिशन है। नीति आयोग के जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 से मध्य प्रदेश कौन सी श्रेणी में रहा है? मध्य प्रदेश ने कुल 67 का स्कोर किया है, और ये किस में होता है आपका? फ्रंट रनर कैटेगरी में जो है रखा जाता है, ठीक है। पहली बार जो है मध्य प्रदेश का 52 का स्कोर था, यानी कि 2018 में कितना स्कोर था? 52 का। और 2023 में कितना स्कोर है? 67 का स्कोर है। मध्य प्रदेश का स्थान पूरे भारत में कौन सा है? 18 नंबर का जो है स्थान है, याद कर लीजिएगा, फ्रंट रनर हो जाएगा। इंटरफेस से रिपीटर का जो है ओएसआई मॉडल जो है किस लेयर पर कार्य करता है? देखिएगा, इंटरफेस रिपीटर ये क्या है? एक उपकरण का नाम है। देखिएगा, ओएसआई मॉडल जो होता है, इंटरनेट उपकरण जो होते हैं उनमें नेटवर्क में जो है ओएसआई मॉडल काम करता है। इसमें कुल मिलाकर के 7 लेयर होती है। कितनी परतें होती हैं? 7 लेयर जो है मानी जाती हैं। इस प्रकार से 7, हर लेयर में जो कोई ना कोई उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें से जो आपकी फिजिकल लेयर है, दूसरे नंबर की लेयर होती है, ठीक है। पहले दूसरे नंबर ऑफ फिजिकल लेयर होती है। उस फिजिकल लेयर में जो क्या किया जाता है? इंटरफेस रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। रिपीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? फिजिकल लेयर में जो है रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। लेयर जो है 7 है। कुल कितनी परतें होती है? इसमें 7 परतें होती हैं ओएसआई मॉडल में। अगली बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग जो है विशेष चुंबकीय स्याही से लिखे गए अक्षरों को पढ़ने के लिए करते हैं? तो चुंबकीय स्याही से मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या है? एक जो है इनपुट मशीन है, जो आप कभी क्या करते हैं? चेक जमा करते हैं, और चेक में जो है चुंबकीय स्याही से चेक नंबर लिखा होता है, उसको जांचने का कार्य कौन करती है? ये जो है मशीन करती है। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस पोर्ट का उपयोग जो है डाटा को एक एक बिट के रूप में क्रम से ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? सीरियल पोर्ट का जो है प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस जो क्या होता है? यूएसबी का पूरा नाम होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अगली बात कर लेते हैं, एआरपी का जो है पूरा नाम क्या होता है? एआरपी का पूरा नाम होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो है क्या होता है आपका? होता है, ठीक है। गलत तो नहीं बता रहा हूँ? क्या बताइए, गलत बता रहा हूँ? जस्ट मिनट रुकिएगा, कहीं गलत ना होगा, ठीक है। तो एड्रेस रेजोल्यूशन जो है प्रोटोकॉल आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, किस डायोड का मुख्य कार्य जो है एसी को डीसी में बदलना है? तो ये हो जाएगा रेक्टिफायर डायोड का कार्य क्या हो जाएगा? अल्टरनेट करंट को जो है डायरेक्ट करंट में क्या करना है? चेंज करना होता है। और डीसी को एसी में कौन बदलेगा? तो आप क्या कहेंगे? इन्वर्टर जो होता है, कौन सा होता है? इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में बदलने का कार्य करेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? जनरेटर होता है। और यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को मतलब विद्युत मोटर होता है। गलती नहीं करना है। अगली बात कर लेते हैं, रोबोटिक्स में प्रवर्तक का कार्य क्या होता है भाई साहब? प्रवर्तक क्या होता है? एक्चुएटर, यानी कि गति देने का कार्य करते हैं। क्या देते हैं? गति देने का कार्य करते हैं। तो रोबोट के अंगों को गति करने का कार्य करते हैं। रोबोट का मस्तिष्क तो ये क्या है भाई? कोडिंग काम करती है इसमें। जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कोडिंग करके सॉफ्टवेयर डाले थे वो काम करते हैं। रोबोट को संचालक जो है मैनिपुलेटर होता है, बाहें होती है संचालक, बाहें, इसे मैनिपुलेटर बोल देता है। मैनिपुलेटर बोल देते हैं, ये जो है संचालक बाहें होती हैं। एक्चुएटर्स जो होता है गति प्रेरक होता है, ये गति देने का कार्य करता है। मोटर होता है दरअसल, ये क्या होता है? मोटर होता है। अगली बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एआई पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? देखिएगा, अगर हम बात करें किसकी? एआई पोर्टल की भाई साहब, साइबर अपराध पोर्टल 2019 का, लेकिन एआई पोर्टल कब का? 2020 का है। एक साइबर स्कैम जिसमें से स्कैमर से पीड़ित को वीडियो कॉल पर डरा धमकाकर जो है घर पर ही कैद कर लेता है। क्या कर लेता है? घर पर ही कैद कर लेता है और पैसे देने पर मजबूर करता है। दैट इज कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं? इसी को जो है डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। डिजिटल अरेस्ट किसे कहते हैं? अब एक व्यक्ति है, मान लीजिएगा आपके गांव का है, क्या कहता है? आपके गांव का एक व्यक्ति है, उसका नाम है क्या? डब्बा। क्या नाम है? डब्बा। डब्बा। और ये डब्बा नाम का जो व्यक्ति है बहुत बड़ा गुंडा है।
ठीक है, बहुत बड़ा क्या है, गुंडा है। अब इसके पास में मान लो जो भाई 10-15 लोग हैं, इसके पास में बंदूक है हाथ में, ऐसा ये रहता है बहुत बड़ा, मतलब मान लो आतंकवादी। अब ये आपको जानता है कि भाई आप जो है क्या है, अच्छे खासे पैसा वाले हैं और बहुत ज़्यादा आपकी पहुंच नहीं है, वो दूर दूर तक नहीं है। यही मान लीजिए गांव का जो भी दूसरा अमीर आदमी है, उसको क्या करता है गुंडा भाई जो है फ़ोन लगाता है, क्या करता है फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगा के कहता है, अरे भाई सुनो, तुम्हारे पास जो है 5 लाख रुपए हैं वो दे दो, अन्यथा तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। अगर किसी को फ़ोन किया या कुछ भी किया, कहीं भी गए तो बाहर निकलने पर मार देंगे। एक मारना वारना कुछ भी नहीं, सिर्फ फ़ोन से धमकी दे रहा है। क्या कर रहा है, फ़ोन से धमकी दे रहा है। वो व्यक्ति जो है डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहा है, इसी को क्या कहते हैं, डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। अगली बात कर लेते हैं, भारत नेट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है कब की गई थी, तो भारत नेट प्रोजेक्ट है ये आपका, ठीक है, 2013 में क्या किया गया था, भारत नेट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस की ई दक्ष परियोजना का जो है उद्देश्य क्या है, कौन सी परियोजना का, ई दक्ष परियोजना का उद्देश्य है अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए क्या करना, संवेदनशील बनाना। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, जो है 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। ये आसान नहीं होता, ठीक है, आसान नहीं होता 100 प्रश्नों को जो है एक साथ बोलना और उनका क्या करना, हर एक का एक्सप्लेनेशन देना। निश्चित रूप से इसमें जबरदस्त हौसले हो तभी ये संभव हो सकता है। और सामान्य आदमी तो क्या है, 100 क्वेश्चन की क्लास देखने में क्या बोर हो जाता है, लेकिन हर प्रश्न को जो है वही इंटरेस्ट से क्या करना, आपके सामने जो है प्रस्तुत करना, दैट इज जो है क्या है। तो ध्यान रखिएगा, दिल जरूर भेजिएगा। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि अच्छी न लगी हो डिसलाइक करें, कमेंट में जो है बोलना जरूर, ताकि पता नहीं चले। थैंक यू वेरी मच। और कहेंगे भाई साहब, सिर्फ आपके पास में कितना समय बचा हुआ है, आज कौन सी तारीख है, आई थिंक अगर अगर मैं सही हूँ, मुझे तारीख अगर याद है, तो आज की तारीख जो है 15 तारीख रहने वाली है। कितनी तारीख है, 15 तारीख है। और आपका पेपर कितना है, 26 तारीख का है। तो 26 को तो आप मानोगे नहीं, तो 25 तारीख तक का आपके पास में टाइम है। तो कुल मिलाकर आज से ही 10 दिन का जो है टाइम है, 11वें दिन क्या है आपका पेपर है। तो जबरदस्त तरीके से शुरुआत कर दीजिएगा। मैं भी अब जो है 2 क्लासें दूंगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग क्या देखिएगा, तो एक क्लास सुबह होगी हुई, एक जो है शाम को भी क्या करेंगे, बनाएंगे। और 17 तारीख से अपन जो क्या करने लगेंगे, लाइव आने लगेंगे। उस दिन से व्यवस्था को इस जो है मैनेज कर दी जाएगी। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सभी को, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।